अपने आप को एक संयमित संतुलित अवस्था में कैसे बनाकर रखा है। अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द सीक्रेट इन द स्ट्रेटजी ऑफ द यूपीएससी क्रैकिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन, मेरा आंसर होता है सिर्फ पढ़ाई, और कोई तरीका नहीं। हाँ, पढ़ाई के जो दायरे होते हैं, इसके डायमेंशन होते हैं, वो इसकी दिशा होती है, वो महत्वपूर्ण होती है। यूपीएससी या सीजीपीएससी कोई 100 मीटर या 200 मीटर का रेस नहीं है जिसमें दौड़ना है आप मनमाने। ये अल्टीमेटली एक मैराथन है। आपकी मोटिवेशन का राज ये नहीं हो सकता। अगर ऐसे बदले की भावना से सब यूपीएससी निकलते तो सब याद रखेंगे दिल जले आशिक है यूपीएससी में। मोटिवेशन कैसे आएगा? अल्टीमेट मोटिवेशन कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, तो ये जो है ना यूटिलाइजेशन, डिसिप्लिन, ये आपका मोटिवेशन। गुड मॉर्निंग क्लास, होप आप सब बेहतर होंगे और अपनी यूपीएससी की तैयारी को लेकर एक नए उत्साह, उमंग और एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो पहले दिन पर 27 तारीख को हम लोग जो यूपीएससी को ओरिएंटेशन की बात हमने कही, तो अल्टीमेटली जो यूपीएससी है बेसिकली इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे यूपीएससी के दौर में अपने आप को एक संयमित संतुलित अवस्था में कैसे बनाकर रखना है, यही अल्टीमेट गोल होगा। दूसरी बड़ी बात कि कोई इसके लिए कोई विशेष फॉर्मूला क्या है, कोई स्ट्रैटेजी क्या है, उस पर थोड़ी बहुत बात करेंगे। फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक मन में जो द्वंद है कि यूपीएससी जो है फला जगह जाने से निकलेगा, दिल्ली जाने से निकलेगा या और कहीं जाने से निकलेगा, ऐसी कई प्रकार की मन में दुविधाएं जरूर चल रही होती हैं। और संभवतः क्योंकि ये कई वर्षों का आभामंडल है, एक दिन में टूटेगा नहीं, परंतु प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कितने बच्चे अपने होम टाउन से यूपीएससी निकाल रहे हैं। तो आज उसी पर बात करेंगे। छोटी मोटी बातें होंगी, बहुत ज्यादा कोई मोटिवेशनल बातें नहीं, ना कोई ऐसे गुरु मंत्र की बात जो यूपीएससी को सफल बनाने के लिए कारगर सिद्ध, क्योंकि गुरु मंत्र सिर्फ एक है, वो आपकी पढ़ाई है। अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द सीक्रेट इन द स्ट्रेटजी ऑफ द यूपीएससी क्रैकिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन, मेरा आंसर होता है सिर्फ पढ़ाई, और कोई तरीका नहीं। हाँ, पढ़ाई के जो दायरे होते हैं, इसके डायमेंशन होते हैं, वो इसकी दिशा होती है, वो महत्वपूर्ण होती है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आज उसी पर हम बात करेंगे, ठीक। और इसके अंतर्गत में आज जो टॉपिक हमने रखा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एंड सीजीपीएससी एग्जामिनेशन आफ्टर 12। तो दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि 12वीं के बाद क्या यूपीएससी या सीजीपीएससी के लिए आना चाहिए या नहीं, या दूसरी बात यूपीएससी को तैयार करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए सही उम्र या सही स्थान क्या होना चाहिए। तो देखो, स्थान और उम्र की कोई सीमा और कोई स्थिति नहीं है। जब तक आपको यूपीएससी एलिजिबिलिटी देता है तब तक तैयारी कर सकते। पहला चीज, मिनिमम एज क्या होना चाहिए, ठीक, तो इन पर भी बात करेंगे। और मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है बहुत सिंपल सा, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। इसका मतलब यही है, बड़ा सिंपल सा है कि आज जो परिस्थितियां बनी है, 22 साल 23 साल में जो बच्चे निकाल रहे हैं आज यूपीएससी, चाहे वो टीना रावी मैम हो या बाकी तमाम प्रकार के बच्चे हो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यूपीएससी भी बहुत यंग माइंड्स को चाहिए। मतलब उसकी डिमांड जो है वो यंग माइंड को लेकर है, वो धर्रे पे चढ़ने वाले बच्चों के वो लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फॉर्म में नहीं है। खैर, इन सब पर बात करेंगे क्या करके। चलिए, एक जो आज है, जो मूल विषय है आज के, जिस पर हम लोग आज बैठे हुए हैं आपके साथ में, ठीक, वो है स्ट्रैटेजी ऑफ यूपीएससी और सिविल्स आफ्टर द 12th एग्जामिनेशन और 12th क्लास। ठीक, चलिए, एक मेरा छोटा सा खत है आप लोगों के लिए, मैं क्लास के बाद ये आपको पहुंचा दूंगा कि क्यों सिविल्स आखिर करना चाहिए। और पहले सिविल्स की तैयारी करने के पहले ही दौर पर एक आप लोग के मन में बहुत छोटा सा द्वंद आता है। वो द्वंद है लाइफ इज अ रेस। जनरली आप लोग अधिकतर वीडियोस और बाकी चीजों पर सुनते होंगे या देखते होंगे, आप क्लास में, कक्षाओं में, स्कूल्स में, कॉलेज में, ठीक है, हमेशा बोलने में आता है लाइफ इज अ रेस, नहीं दौड़ोगे तो पीछे रह जाओगे, हार जाओगे। लाइफ कोई रेस नहीं है, एक यात्रा है, उस यात्रा को जीना है। रेस कहने का मतलब ये है कि सब ये कुछ इस तरीके से जीवन नहीं करना है अपने आप को पजल्ट करके। वास्तविक में रेस का मतलब ये है, वो एक निश्चित मार्ग है, उस मार्ग में अपनी यात्रा को पूर्ण करना है समय के साथ।
समझ रहे हो बात को? अब ये यूपीएससी की तैयारी करने का मतलब क्लास 6 में बच्चा यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता है। ये नहीं हो सकता है कि नहीं लाइफ इज अ रेस, देन यू विल रीडिंग फॉर द मोर देन 16 आवर एवरी डे। नो, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। समझ रहे बात को? तो ये जो अभ्यमंडलित बातें होती है कि 16 घंटे पढ़ने, 18 घंटे पढ़ने, ये कोई परफेक्ट बातें नहीं है। लाइफ कोई रेस नहीं है, एक यात्रा है, एक जर्नी है, जिसको हमें जॉयफुल तरीके से, इंजॉयफुल तरीके से हमें इसको बनाना है, इसे व्यतीत करना है। हाँ, एक निश्चित सिद्धांत, नियम, एक निश्चित मार्ग, निश्चित मार्गदर्शन और निश्चित लक्ष्य के साथ। समझ रहे बात को? ठीक, तो पहले दिमाग में जो बैठा हुआ है ना कि दौड़ना है दौड़ना है, दौड़ना है, परंतु एक नियमावली के तहत में आपने देखा होगा, जैसे एक एग्जाम्पल है, 100 मीटर की रेस में उसेन बोल्ट या 200 मीटर की रेस में उसेन बोल्ट आज तक के सबसे बड़े नाम हो सकते, परंतु मैराथन में नहीं। आप समझ बात को? ठीक, क्योंकि दोनों की डिमांड अलग। और दूसरी बात, अगर मैराथन में मोहम्मद फराज जो है, अगर मान लीजिए अगर पहले ही 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर को बड़ी स्पीड से दौड़ ले, तो अगले जो 42 मीटर बचे हुए, 42 किलोमीटर बचे, वो कैसे दौड़े? बड़ा सिंपल सा है। यही मैं मान के चलिए यूपीएससी एक मैराथन है। यूपीएससी या सीजीपीएससी कोई 100 मीटर या 200 मीटर का रेस नहीं है जिसमें दौड़ना है आप मनमाने। ये अल्टीमेटली एक मैराथन है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस आइडेंटिफाइड नहीं है, इसका कोई निश्चित नियमावली नहीं है, निश्चित कोई भी बिंदु नहीं है कि यहां से आएगा, ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है। इट्स कंप्लीटली योर अवेयरनेस, योर नॉलेज, एंड नॉलेज मतलब दैट मींस द बेसिक नॉलेज। ये कोई ऐसा नहीं कि फला पुस्तक पढ़ लेने से या फला व्यक्ति से पढ़ लेने से आई एम वेरी मच अश्योर्ड कि यूपीएससी निकल जाएगा। नो, ये सबसे बड़ा ब्लफ होगा, याद रखिए। समझ बात को? ठीक, तो लाइफ को रेस नहीं बनाना है, लाइफ को एक सुंदर यात्रा बनानी है, निश्चित सिद्धांतों के साथ, निश्चित नियमावली के साथ, निश्चित आपके लक्ष्य के साथ, एक निश्चित मार्ग के साथ और निश्चित मार्गदर्शन के साथ। कोई इधर उधर की चीजें नहीं। इस पूरे दौर पर ये 3 साल जो आप लोग व्यतीत करने वाले हैं हमारे साथ में 12वीं के बाद, ठीक, तमाम ऐसे चेहरे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल अभी स्कूल के छोटे से फूल की तरह खिल कर आए। तो अपने आप को स्पॉइल नहीं करना है, एंजॉय करते हुए यूपीएससी तैयार करना है। ठीक, चलिए, तो ये रेस वाली बात तो मुझे बहुत क्लियर है कि रेस जैसा कोई शब्द नहीं। समझ बात को? फिल्मों में, चलचित्रों में, टेलीविजन में या आपकी सोसाइटी में ये बातें जरूर उठती हैं, लाइफ इज अ रेस, दौड़ना है दौड़ना है। कुछ दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप आराम के साथ लक्ष्य निर्धारित करें, निश्चित टाइम टेबल बनाएं, निश्चित अपने आप को संयमित रखें, फिर ऑटोमेटिक रिजल्ट आने शुरू हुए। इसलिए कोई भी आप टॉपर देखे, चाहे स्टेट पीसीएस के हो, चाहे आपके सेंट्रल पीसीएस के, आई मीन यूपीएससी के, देखिए रैंक 1 जो होते हैं, कभी आईपीएस होते हैं, कोई आईआरएस होता है, कोई क्लास 2 होता है तो रैंक 1 लाता है। अल्टीमेटली समझिएगा धीरे धीरे उन्होंने अपने आयामों को छुआ है, एकदम से एक दिन में नहीं मिलता है। दूसरी बड़ी बात, हाँ, ये आजकल जो ट्रेंड में चला हुआ है मोटिवेशन, कि फला मोटिवेशनल स्पीकर से सुनने के बाद मन में ऊर्जा इतनी भर गई कि आई विल क्रेक इट, आई विल डू इट। नो, कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो आपको मोटिवेट कर पाए। ये जितने चेहरे मैंने दिखाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, एक और ट्रेंड चला हुआ है, गरीब का बेटा बनाइए। द इंटरव्यू बोर्ड एंड द मेंस आंसर राइटिंग एंड द प्रीलिम्स, दे नॉट केयर कि आप किस परिवार से आते हैं। वहां पे कहीं नहीं लिखा होता है कि आप किस परिवार से आते हैं, किस परिवार से आते हैं। समझ अब आपको? देयर इज नथिंग द मोटिवेशन। मुझे लगता है कि जो टॉप करता होगा ऐसे कोई वीडियो देखता भी हो, जो आपको सामने दिख रहे हैं जो चेहरे, ठीक है, देयर पर्सनल लाइफ इज आल्सो द पॉइंट, एंड ये आपको मोटिवेट करेंगे? नो, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ध्यान रखिए। ठीक, दूसरी बड़ी बात, मोटिवेशन एक्चुअली आता कैसे? किसी को सुनने से अगर मोटिवेशन आता है तो आप कभी अच्छे अफसर नहीं बन सकते। यू आर नॉट इन द मार्केटिंग नेटवर्क मेंबर्स, यू आर clearly you are aspiring for the UPSC civil services examination, and you take it after 3 year or 4 year, you take the particular district more than 1 lakh of pupils, और आप कहते हैं कि आपको कोई मोटिवेट करे? नो, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आपकी मोटिवेशन का राज ये नहीं हो सकता।
ना बदले की भावना से याद रखेंगे यूपीएससी निकलते। जैसे एक मूवी आई थी, ठीक है, शादी में जरूर आना, और उसमें वो लड़की भाग जाती है, लड़का यूपीएससी की तैयारी करता है, कब करता है पता नहीं चलता है, अचानक से अपने ही शहर का डीएम बन जाता है। ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ऐसे बदले की भावना से सब यूपीएससी निकलते तो सब याद रखेंगे दिल जले आशिक है यूपीएससी में यहाँ पे इस क्लास में बैठे। तो मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए जितने बच्चे हैं उनमें से कोई इस प्रणाली का नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोई मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन बेसिकली इन चार, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। ध्यान समझिएगा, मैंने एक पॉइंट कहा गोल्स, अल्टीमेट गोल तो आईएएस, नो डाउट, बट उस आईएएस को पाने के लिए छोटे छोटे आपको गोल्स बनाने होंगे, छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे, ठीक। टेस्ट सीरीज में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, 1 वीक का शेड्यूल तैयार करना है, ज्यादा कुछ नहीं कि 1 वीक में मैंने मान लीजिए इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 कंप्लीट करने, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी है तो चलो एक काम करते हैं, छत्तीसगढ़ जिसके लिए बड़ा बदनाम भी है, ठीक है, वो है माओविज्म, कम्युनिज्म एंड द नक्सलिज्म, चलो उसको पढ़ लेते हैं। तो उसके एक पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करना है, एंड यू कैन जस्ट एक फ्रेम करिए कि आई विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑन द लेट सैटरडे नाइट एनी हाउ, ठीक है। मतलब मंडे टू सैटरडे आपने डिसाइड किया, एंड संडे उसको आप फुलफिल करने की कोशिश करें कि क्या मैंने जो एक छोटा सा गोल बनाया था वो फुलफिल हुआ कि नहीं। आप समझ लो बात को। अल्टीमेट गोल तो सब लोग बना के रखते हैं, क्योंकि पेस्टेड ऑल द पोस्टर इन योर रूम कि आई बिकम्स आईएएस ऑफिसर, आई बिकम्स आईपीएस, ठीक है, दुनिया भर का पोस्टर लगा के रख दिए, ठीक है, सारे टॉपर का पोस्टर अपने रूम में लगा के रख दिए। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल अप्रोच सर। ये बेसिकली एक प्रकार से याद रखेंगे आभा मंडित द्वंद्व है और कुछ नहीं। समझ गया बात को। आपको क्या ध्यान रखना है कि आप छोटे छोटे गोल बनाएं। अल्टीमेट गोल तो एक ही है, मैं फिर कह रहा हूं अल्टीमेट गोल तो एक है, टॉप 100 रैंक, दैट्स ओवर। पूरे भारत में 100 बच्चों में आना है, ये दिमाग में होना चाहिए। बट दिमाग में उसके पहले भी होना चाहिए कि जब एक इमारत बनती है तो इमारत ऐसे खड़ी नहीं की जाती, एक एक ईंटें जोड़ी जाती और उसे परिपक्वता के साथ जोड़ा जाता है। समझ रहे हो आपको, ठीक है। वो जो ईंट है वो आपकी मेहनत है, वो जो सीमेंट और गारे लग रहे हैं ना वो आपका याद रखेंगे मार्गदर्शन है, आपका अप्रोच है, ठीक है, आपके आउटर नॉलेज है, और उसी के आधार पे घर बनता है। और उसके बाद वो बड़ा ब्यूटीफुल होम जो लिखते हो ना आप लोग घर के सामने अपने, वो तब बनता है। समझ रहे हो आपको। तो आप छोटी सी चीज में आप समझ सकते हो कि एक घर बनने में ब्रिक का कितना महत्वपूर्ण है, ऐसे कितने ब्रिक लगे होते हैं आपके। एज इट इज जब आप बड़े लक्ष्य बनाते हैं तो छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जो जब छोटे लक्ष्य प्राप्त करोगे तो आपको याद रखेंगे नए आइडियाज आए। और जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा कि वही छत्तीसगढ़ विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नक्सलिज्म एंड द कम्युनिज्म, दिमाग में तुरंत और आएगा बिकॉज ऑफ द टर्म्स ऑफ द जल जंगल जमीन, नो यस, तो दोनों सोचना शुरू कर दोगे कि यार यस है तो क्यों है, नो है तो क्यों, बिकॉज ऑफ द एक्सपेडिशन, तो एक्सपेडिशन कैसे रहा, क्यों हुआ एक्सपेडिशन, ठीक है। वो कहां से आएगा, जब छोटे छोटे गोल पूरे होंगे तो नए आइडिया आते जाएंगे। जब दोनों होते जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके जो व्यवहार है वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ने से। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यही है कि जब हम किसी चीज को सुनते हैं समझते हैं तो हमारी दृष्टि जो है ना, हमारा सोच जो है वो नकारात्मक नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। समझ बात को, हमेशा सकारात्मक रहो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जुबान हमेशा शहद जैसी, समझ बात को, जो दिमाग है हमेशा बर्फ रहना चाहिए दिमाग, और दिल में हमेशा आग रहनी चाहिए। समझ बात को, दिल की बातें बाहर जुबान में नहीं दिखनी चाहिए, और मस्तिष्क इतना ठंडा रखो कि आपका जुबान में ना याद रखेंगे कभी कड़वाहट नहीं। समझ बात को, बहुत बेसिक फंडामेंटल आपको समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा कि जो आईएएस होते हैं या जो बड़े अफसर होते हैं, बड़े स्कॉलर्स होते हैं, ठीक, वो बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करेंगे अपने डिपार्टमेंट के अंदर तक। समझ बात को, ठीक है। वही जब आपके पब्लिक प्लेस में आएंगे बहुत कॉमन एक आम व्यक्ति की तरह रहने की कोशिश करते। समझ बात को, तो उस चीज को हमको समझना, क्लियर रहेगा, ठीक। तीसरी बड़ी बात है कि परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस कैसे आएगा, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। लगातार प्रैक्टिस करोगे तो परफॉर्मेंस आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफॉर्मेंस नहीं आएगा, बहुत क्लियर सी बात है। तो लगातार प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब यह है कि मैं नहीं कह रहा हूं 16 घंटे पढ़ने आप 6 घंटे, बट रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए।
क्लास में भी आपको डेली आना, नहीं आओगे तो डेफिनेटली आई विल कॉल यू, तो आपसे नहीं होगा तो आपके पेरेंट्स से बात करेगा सीधे, ठीक है, क्लियर रहेगा। और चौथा है सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या होता है ना कि सोसाइटी आपको सपोर्ट तब करती है जब आप छोटे छोटे अचीवमेंट लेके बैठे होते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर भी आप पर बिलीव तब ज्यादा करते हैं जब आपकी पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत ओरिएंटेड होते हैं। समझ रहे बात को? ठीक, तो सपोर्ट तो डेफिनेटली परिवार का हो, समाज का हो, शिक्षकों का हो, कोचिंग संस्थान का हो या एम्बियंस का हो, वो तब मिलता है छोटे छोटे आपके एटीट्यूड चेंज हो, जब आपको थोड़ी बहुत सफलताएं मिलती है। सफलता का मतलब देखो, दुनिया में कोई व्यक्ति पूर्ण सफल नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। हर किसी को कुछ न कुछ तकलीफ है, हर किसी को कुछ न कुछ चैलेंजेस है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ चीज की कमी है ना। अनलेस अदरवाइज यू कैन बिकम द मॉन्क, है साधु बन गए और हिमालय में जाके याद रखेंगे, वहां रह गए, तो दुनिया की सबसे संतुष्टि है। समझ रहा? तो एक आईएएस से पूछोगे कि क्या जीवन पूरी तरह सफल हो, तो बोलेगा नहीं। समझ रहा? तो सफलता का मतलब ये नहीं कि जीवन को पूर्ण सफल कर देना, तो पॉसिबल नहीं। ठीक, क्लियर रहेगा। जो व्यक्ति अपने आप को पूर्ण सफल भी कहे पब्लिक प्लेस में आकर, वो भी याद रखेंगे अंदर से टूटा हुआ होता है। क्लियर रहेगा? ठीक, ध्यान रखिए। तो हमें क्या करना है, मोटिवेशन कहां से मिलेगा, हमें खुद बनाना पड़ेगा। बिकॉज आफ्टर द 18 आप लोकतंत्र डेमोक्रेसी को बनाने वाले लोग हो, आपको कोई मोटिवेट कैसे करे? बड़ी समस्या की बात यही है। मैं हमेशा सुनता हूं कि ये वाला वीडियो देखता चल रहा है ट्रेंड में, वो वीडियो चल रहा है जिसमें गरीब का बेटा बन गया आईएएस, ये बन गया आईएएस, वो बन गया आईएएस, लड़की ने धोखा दिया, लड़के ने बनाया आईएएस। ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ रहा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब ब्लफ है, पूरी तरीके से ब्लफ है और कुछ नहीं। समझ रहा आपको? ठीक, क्लियर रहेगा। चलो, कोई ऐसा देखे हो क्या जो एक आध दो नाम अलग होते हैं कि अच्छा, ये आप जैसे मान लीजिए गोविंद साहब की बात करते हैं, जायसवाल साहब है, गोविंद जायसवाल साहब, वन ऑफ द ब्रिलियंट आईएएस, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने गरीबी और मजबूरी और कई अभावों से अपने आप को रखा, परंतु वो जब पढ़ रहे होंगे ना, तो ये सब दिमाग में नहीं आ रहा। उनके समय से पुस्तक थी, लक्ष्य था, ओवर। समझ रहे बात को? उसके बाद दुनिया वालों ने दुनिया भर का उनके ऊपर ट्रेंड बना दिया। ठीक, क्लियर रहेगा। चलो, है ना? चलो, तो ये चीजें मोटिवेशन वाली बात नहीं है, मोटिवेशन यहां से आता है। ठीक, जब 23 साल का लड़का जो है आईएएस बनता है, वो मोटिवेशन है, और बिना कोई इधर उधर किए बात। ठीक है, मोटिवेशन कैसे आएगा? अल्टीमेट मोटिवेशन कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग। तो ये जो है ना, यूटिलाइजेशन, डिसिप्लिन, ये आपका मोटिवेशन। सबसे पहले अपने आप को कंसिस्ट कीजिए आप कि मैंने रोज पढ़ने, मतलब पढ़ने, नाना आए चाहे नानी आए चाहे कोई भी आए। समझ बात को? ठीक, दूसरा डिटर्मिनेशन। मैं हमेशा कहता हूं डिटरमाइंड जो व्यक्ति नहीं है, मतलब दिशा विहीन व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो आपके दिमाग में लिख लो इस चीज को, है ना। हालांकि इसको इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं तो इस चीजें जो रहेगा वो आपको 6 मंथ यू कैन जस्ट रियलाइज। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे देख रहा हूँ कुछ बच्चे बिल्कुल हाथ पकड़ के मनमाने लिख रहे हैं इसको। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, इसको सुनना है बेसिकली। ठीक है, और दूसरी बात मैंने कहा डेडिकेशन, वो तो हर किसी में होना चाहिए। ठीक, चौथा है डिसिप्लिन, एक निश्चित नियम, निश्चित सिद्धांत में जीना जीवन का सर्वमूल्य अधिकार भी है और यही मानवीय जीवन। ठीक है, दूसरा यूटिलाइजेशन, चाहे वो समय का यूटिलाइजेशन हो, लोगों का यूटिलाइजेशन हो, है ना। यूटिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, यूटिलाइजेशन है ना, ध्यान समझिए। और मैंने कहा सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जब आपको कभी लगे कि जीवन में कुछ अधूरा सा रह गया है, तो आप ना अपने उन अचीवमेंट्स को गिनना शुरू करो। समझ बात? यू ऑल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आप समझिए, यू ऑल जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हो, ठीक है, वो सारे एक बेहतर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के साथ यहाँ बैठे, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, और नहीं है तो ये समझना कि आपको आज तक इस 18 साल की उम्र लगभग सबकी होने वाली होगी, है ना, और हो चुकी होगी कुछ बच्चों की। तो ये मान के चलो कि आपको सब कुछ अच्छा मिला है, अच्छे मन है, अच्छा तन है, अच्छा मस्तिष्क है, अच्छा परिवार है, अच्छे माहौल मिला, अच्छे शहर मिले हैं, सब कुछ सही मिलता है। तो आप इन चीजों को लेकर सेल्फ मोटिवेट, दूसरे से कंपेरिजन, समझ रहा, तो दूसरे से कंपैरिजन नहीं। कंपैरिजन का मतलब ही नहीं है कुछ जीवन में, क्योंकि मैंने कहा ना
कि आपके पास मान लीजिए 1 लाख की गाड़ी है, उसके पास 2 लाख की गाड़ी है, आपको बड़ा इंपीरियर महसूस हो रहा होगा। इसके पास 8 लाख की कार है, इसको बड़ा बुरा लग रहा होगा। उसके पास 25 लाख की कार है, उसको बुरा लग रहा होगा। जीवन में सबको बुरा ही लगते रहते हैं। हमें सेल्फ मोटिवेट रहना है ना, तो अपने जो हमारे साथ जो अच्छी चीजें हुई हैं आज तक, उनको हम फोकस करें। निगेटिविटी, मैंने कहा ना, निगेटिविटी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो कमियां है उसको डायरी में लिख के रखो कि मेरे से ये गलतियां हो रही है, मैं उसको सुधारूंगा या सुधारूंगी। ठीक है, चलो। तो ये मोटिवेशन यहां से आता है। ये लोग मोटिवेशन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई मोटिवेशन नहीं है आपकी। ठीक है, ये मोटिवेशन का कोई जगह नहीं है। ये लोग एक वीडियो दिखा मुझे, गरीब बना आईएएस अफसर, ये ऐसा आईएएस अफसर बनेगा, दुल्हा जैसा दिख रहा है, समझ रहे हो आपको। ठीक है, ये सब लोग आपको आईएएस बनाएंगे, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, समझ रहे हो आपको। इनको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, तो इन पे तो मैं चर्चा भी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर जाते हैं कि अब शुरू करते हैं यूपीएससी को लेकर। कुछ एक बातें थी जो मुझे लगता था कि आपके सामने मुझे शेयर करना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं छोटे से बात कि यूपीएससी बेसिकली कितने चरणों में होता है, कैसे कैसे इसके तरीके होंगे और क्या क्या हमें कार्य इसमें करना होगा। तो कार्य करना होगा बाद में बताऊंगा, पहले एक बार देख लेते हैं कि भाई यूपीएससी में GS1 और जो आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 या इवन सीसेट जो है, ठीक है, जनरल स्टडीज की बात करें या सीसेट की बात करें, तो देखो 2 अलग अलग पेपर है प्रीलिम्स को एग्जाम में। ये क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक, और ये आपके जो नंबर आपके रैंक डिसाइड करेंगे वो होगा आपका जीएस पेपर 1। क्लियर रहेगा। इसमें सारे वो चीजें हैं, करेंट अफेयर है, इंटरनेशनल इशूज है, सिक्योरिटी के क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं आजकल, टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट है, पीबीएस है, या फिर आपके पास बायोडाइवर्सिटी का सेक्शन है, वर्ल्ड आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉल साइंस है, ठीक है, बेसिक साइंस है। वो सारी चीजें जो आपने अपने एनसीईआरटी में पढ़ी हुई है, नया चीज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डेली न्यूज आप रखें अपने आप में, उसको आप न्यूज पेपर है उसको आप डेली हैबिट में लाएं, तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी तैयार हो जाती है। लगभग 1.5 घंटे आप न्यूज पेपर को देना शुरू करें। समझ रहा आपको। जैसे मैं अभी ट्रेंड दिखाऊंगा कि यूपीएससी का जो कट ऑफ है कितने धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा है, वो ट्रेंड में आगे दिखाऊंगा आपको ये लास्ट के सेक्शन में कि अभी यूपीएससी में ऑप्शन सर्वाधिक कौन से लिए जा रहे हैं, पहला चीज। दूसरा है यूपीएससी की रैंकिंग में किस तरीके के रैंक अभी लाने होंगे। तीसरा है मार्क्स कितने लाने होंगे प्री और मेंस में। चौथा इंटरव्यू का स्ट्रेटजी कैसा होगा, वो मार्किंग का जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो पूरे लास्ट में आपको बताऊंगा। तो बने रहना वीडियो में, कोशिश करना है ना, जो ऑनलाइन है, और आप तो कहाँ भागोगे, बैठे यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर। चलिए, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये वाला जो पेपर जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट यहाँ हो। मेरे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जीएस में बहुत जोरदार स्कोर किया था लास्ट ईयर, बट सीसेट में कुछ इतने बड़े ब्लंडर मिस्टेक किए, किसी का 3 नंबर, किसी का 5 नंबर और किसी के 10 नंबर से वो लोग क्या किए, सीसेट को गड़बड़ करके। समझ रहे आपको। तो सीसेट भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। दूसरी बात हम बात करते हैं यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग पेपर है, लगभग सबका क्वालिफाई हो जाता है, या तो इंग्लिश है या तो आपके इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज 22 लैंग्वेज जो है भाषाएं हैं, उन भाषाओं में से एक भाषा को आपको चूज करना, ठीक। ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा आपके लिए हर्डल होगा, ये आसानी के साथ निकल जाता है पेपर। अब देखो 4 जीएस है और एक ऑप्शनल के दो आपके पेपर है, तो टोटल जो पेपर होने हैं 7 होने। क्लियर है। इच कैंडिडेट 250 मार्क्स, क्लियर रहेगा, ठीक। तो देखो ऐसे जी की अगर हम बात करें, 2 ऐसे लिखने हैं आपको 250 नंबर के, आई मीन 125 एंड 125, ठीक है। ऐसे इतना रियलिस्टिक होगा कि आप उस चीज को ना बहुत आसानी के साथ महसूस कर रहे हो, और उस महसूस करते हुए चीजों को ही पूछा जाएगा। समझ रहा, को ऐसा नहीं कोई अलग ग्रह की चीजें पूछ जाएगा, कॉमन चीजें जैसे अभी चल रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 लीडर, इस पे घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन पूछ दे ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यू, ठीक है, क्लियर रहेगा। दूसरा जो है वो जीएस पेपर अगर बात करें तो GS1, GS2, GS3 एंड GS4, ठीक। GS1 की बात करें तो इंडियन जो आपके हेरिटेज है, कल्चर, आर्ट है, ठीक है, उसके अलावा हिस्ट्री है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड द इंडिया, मतलब इसमें जियोलॉजी का भी पार्ट है, सिर्फ ज्योग्राफी बस नहीं। समझ आपको। तो जीएस पेपर जो है वो पूरी तरीके से कोर सब्जेक्ट में से एक है जो ऑलरेडी आपने एनसीईआरटी में अच्छा खासा पढ़ा हुआ। जीएसटी में अगर हम बात करें तो आपको इसमें PSIR दिखे, पब्लिक, मैंने बताया जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड द इंटरनेशनल रिलेशनशिप,
विद गवर्नेंस। समझ रहे हो बात को? तो 3 सेक्शन यहाँ पढ़े हो। एक गवर्नेंस, आप जब हम गवर्नेंस पढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है पॉल साइंस के साथ में आपको सोशल इंजस्टिस आपको दिखेगा। ये सोशल इंजस्टिस में एक एग्जांपल है कि what is the major causes for the untouchability in India and what is the discrimination will be created in the society right now। ठीक है, ऐसी कुछ सामान्य चीजें हैं जो प्राकृतिक, जो या कह सकते हो सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं हम, ठीक है, वो सामाजिक न्याय जो महाजनपद काल से हम सुनते और पढ़ते आए हैं। ठीक है, महाजनपद थोड़े बहुत शायद सुना होगा तो ठीक, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, क्लियर रहेगा। तो उन चीजों को ध्यान रखना है कि जीएसटी जो पेपर है बहुत वर्सटाइल है। समझ आपको ये स्टैटिक से मुझे दिखता है, ये काफी वर्सटाइल है, करेंट अफेयर से काफी कुछ जुड़े होंगे इसमें। ठीक, तीसरा जो है जीएसटी में ये पूरी तरीके से करेंट अफेयर, एनिमेशन एंड समथिंग न्यू जो एक स्ट्रैटेजी होती है उसको लेकर, ये टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट है, ठीक, बायोडाइवर्सिटी है, सबसे सुंदर टॉपिक है इसमें इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा भारत में सबसे बड़ा अभी मुद्दा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट को लेकर हो, चाहे कुकी आंदोलन की बात हो, चाहे बोडो लैंड की बात हो, चाहे अभी मणिपुर के हिंसाओं की बात हो, चाहे याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में जो सेपरेटिज्म कंसेप्ट थे वो उसकी बात हो। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में या झारखंड में जो कम्युनिज्म बेस्ड नक्सलिज्म चल रहा है उसकी बात हो, स्लीपर सेल की बात हो। समझ रहे हो आपको? ऐसे तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं। साइबर क्राइम है बहुत बड़ा इशू। ठीक है, या फिर देखा होगा साइबर ठग, साइबर क्राइम, या आप लगातार देख रहे होंगे। तो ये सब चीजें हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट, क्लियर रहेगा। और लास्ट जो है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हालांकि गवर्नमेंट के साथ इसको जोड़ दिया जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक, ये टॉपिक बहुत छोटा है बट बहुत वर्सटाइल है। GS4 अपने आप में सबसे खूबसूरत टॉपिक में से एक है। मैं हमेशा कहता हूं एथिक्स, इंटीग्रिटी, केस स्टडी एंड एपिथेट, ये जो 4 चीजें हैं, ठीक, हालांकि दिखा है, ये 4 चीजें आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगी आपके जीवन के लिए। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि जीवन में यूपीएससी पर करना चाहिए, ना सिर्फ आईएएस बनने के लिए, वो तो एक है अल्टीमेट गोल, बट यूपीएससी ना बहुत कुछ चीजें आपके जीवन की ना दशा और दिशा दोनों निर्धारित कर देती है। तो मेरा हमेशा मानना होता है कि मैंने पहले पॉइंट कहा ना कि लाइफ इज नॉट अ रेस, इट्स समथिंग अ ब्यूटीफुल जर्नी। ठीक है, उस जर्नी को आपको क्या करना है, एंजॉय करना है। एक मैंने कहा एक सिद्धांत, एक लक्ष्य, एक विचार, सुविचार कहो, विचार बस, एक सुविचार के साथ अगर आप चलें, अच्छा क्लियर रहेगा। चलो, तो ये 4 चीजें आपके पास होंगी। अब ऑप्शनल की बात करते हैं, जो हमेशा दिमाग में चलता है, सर ऑप्शनल क्या रखना चाहिए। तो देखो, अभी जिस एज में आप लोग आए हो, मैं ऑप्शनल को लेकर बहुत ज्यादा आपको हर्डल नहीं दूंगा। अभी मैं यही समझूंगा कि अभी 6 महीने 8 महीने पहले एक बार थोड़ा सा आपका एक बूस्टअप हो जाए, देन वी विल डिसाइडेड कि ऑप्शनल क्या कराना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है, किस ऑप्शन से चयन होते हैं, सिलेक्शन किस में है। ठीक है, वो सिलेक्शन वाली बात मैं कर दूंगा, अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रिकल और मैथमेटिक्स लेकर भी एक लड़के ने यूपीएससी रैंक 1 लाया था, कोई एंथ्रोपोलॉजी में भी ले आया, कोई ज्योग्राफी में ले आया, कोई हिस्ट्री में ले आया। तो ऐसा एक को बांटना उचित नहीं है। ठीक है, कि इसमें ऐसा करेंगे तो ये ऑप्शन लेंगे तो सिलेक्शन की गारंटी हो। लॉ में भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं दिखाऊंगा उसको रेशियो। ठीक, ये सारी चीजें आपको सामने थोड़ी देर पहले मैंने रखी थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूपीएससी में ऑप्शनल क्या हो सकता है। या तो लिटरेचर ले लें हम, या तो ये सारे कोर्स है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, आई मीन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी एंड लिटरेचर। लिटरेचर में सारे लिटरेचर आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक, 2009 टॉपर उन्होंने उर्दू लिटरेचर में टॉप किया था। ऐसा नहीं कि लिटरेचर में टॉप नहीं करते, आजकल बच्चों की बड़ी पसंद है। हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे यहाँ बैठे, मुझे लगता है, तो मुझे लगता है हिंदी लिटरेचर सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट होता है आप लोग के लिए। ठीक है, चलो दूसरी बात, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सर जब ये आपने ऑप्शनल की बात कही तो ऑप्शनल में अब तक के टॉपर के ऑप्शनल क्या रहे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा दूंगा। मैं उस समय की बात करूं जब याद रखेंगे 2 ऑप्शन हुआ करते थे 2012, उससे बाद की बात हम बाद में देखेंगे, और 2012 के पहले की बात देखेंगे। अभी देखते हैं प्रेजेंट टॉपर PSIR से, अभी वाले नहीं, मतलब 22 वाले। ठीक है, इससे पहले श्रुति शर्मा जो थी वो हिस्ट्री से थी, शुभम कुमार एंथ्रोपोलॉजी है,
ठीक, प्रदीप ये खुद IITian है मगर उनके ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी। प्रदीप सिंह जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, वो फिर से दिलाए तो IAS रैंक 1 आया, वो पबैट से थे। कनिष्क कटारिया वो मैथमेटिक्स से थे। अनुज सुरसेठी एंथ्रोपोलॉजी, ठीक। नंदिनी केआर कन्नड़ लिटरेचर, देखो लिटरेचर में भी रैंक 1 है, ऐसा नहीं है, ठीक। टिनरा भी पॉल साइंस है, ईरा सिंघल ज्योग्राफी है, एंड गौरव अग्रवाल, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स है। तो मैंने कहा ना कि ऑप्शनल एक क्या होगा जिसमें सक्सेस की गारंटी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं लिटरेचर में भी रैंक 1 है, इकोनॉमिक्स में भी है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ ज्योग्राफी भी है, पॉल साइंस तो है ही, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में 2 बार है। इससे नीचे भी आप देखें तो बड़ी मतलब वर्सेटाइलिटी आपको दिखेगी। सबसे जो विचारणीय विषय था वो 2006 के टॉपर का था, ठीक है। मतलब राजू रेवी जो है 2006 में जब उन्होंने टॉप किया तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैथमेटिक्स 2 ऑप्शन। वैसे अगर आप बात करें शाह फैजल साहब की तो पबैट और उर्दू लिटरेचर उन्होंने लिया था। स्नेहा अग्रवाल की बात करें मेडिकल साइंस एंड साइकोलॉजी पे उन्होंने क्या किया, टॉप किया। तो ऑप्शनल को लेकर जो दिमाग में चल रहा है ना कि क्या लेना है, मैं कहा ना एक समय के बाद 6-8 महीने के बाद डिसाइड करना है ऑप्शनल क्या है, ठीक। कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए मेरे संस्थान में अगर यह ऑप्शन अवेलेबल है, आई विल फोर्सफुली कि मैं तुम यही करो, नो, आई विल नेवर बी क्रिएटेड दिस टाइप ऑफ सर्कमफेरेंस इन माय इंस्टीट्यूट। योर विश एज यू विश, जो आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़िए ऑप्शनल के लिए। समझ बात को, ऑप्शनल के लिए बाध्यता नहीं होनी चाहिए, समझ बात को, ठीक। चलो तो ये तो बात बड़ी क्लियर है आपके सामने, क्लियरिटी के साथ मैंने रख दिया कि ऑप्शनल क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो हम डिसाइड करेंगे आफ्टर 6 मंथ और 7 मंथ। क्योंकि इस बार जितने बच्चे बैठे हैं इसमें से कोई ऐसा बच्चा है जो इसी बार देना है, मतलब आई मीन 2025 को देना है, नो। तो हम अगले बार देंगे, मतलब कब आपके 26 को लेकर देंगे या 27 को लेकर देंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, ऑप्शन में सक्सेस रेट क्या है। ये बड़ा एक और अच्छा क्वेश्चन था कि कौन सा ऑप्शन लेने से हमारे सिलेक्शन की जो कह सकते हो गारंटी है वो ज्यादा अच्छी दिखती है, ठीक है। देखो एंथ्रोपोलॉजी में 9.1% है सिलेक्शन रेशियो, मतलब 100 में से 9.1% बच्चा जो है एंथ्रोपोलॉजी में याद रखेंगे एग्जाम क्लियर कर रहा है। लॉ में 10.2% है, ज्योग्राफी में देखें तो 5.5% है। ये मैं आपको समझाऊं बहुत आसानी भाषा में क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसको समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए देखो एंथ्रोपोलॉजी में टोटल मेंस लिखे थे बच्चे हमारे 1189 स्टूडेंट, क्लियर रहेगा। इनमें से जो सक्सेस रेट रहा है वो है 9.1%, मतलब अगर इसका मैं निकाल दूं तो 1189 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9.1, अगर एग्जैक्ट डेटा निकालूं तो मैं इसको जस्ट नेट में इसको निकाल के एक बार रखता हूं, ठीक है। अभी आपके सामने कैलकुलेट कर लेते ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 9.1 क्रॉस 1189 डिवाइड बाई 100, 108 बच्चे के आसपास करीब जो है एंथ्रोपोलॉजी से इस बार सेलेक्ट हुए थे, क्लियर है, ठीक। वैसे ही बात करें ज्योग्राफी में 1916 बच्चे थे, ठीक, जिनमें 5.5% लोगों ने क्या किया, क्रैक किया। PSIR में 1662 बच्चे थे जो इसमें 8.2% हुआ। तो सक्सेस रेट जैसा कोई शब्द अगर हम बात करें तो अभी इसमें देखें सक्सेस रेट तो सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है आपको, वो है लॉ में। तो ऐसा नहीं कि लॉ लेना, क्लियर रहेगा, ठीक। यहाँ पे ज्योग्राफी में लेने का रीजन ये होता है कि ज्योग्राफी में बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, अपने आप को बड़ा आसान मानते हैं, बहुत ज्यादा आप समझिएगा फैमिलियर मानते हैं ज्योग्राफी, इसलिए अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो ज्योग्राफी की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट। खैर ये समय की बात है, समय के साथ इसको हम डिसाइड करेंगे। अभी जैसे देखूं तो PSIR, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और सोशोलॉजी, ये 4 विषय अभी भी पसंदीदा सब्जेक्ट है। सोशोलॉजी में अगर सक्सेस रेट देखिए 10% है, एंथ्रोपो में 9.1%, बट वहीं पे अगर आप बात करें PSIR पे तो 8.2% हो जा रहा है और ज्योग्राफी में सबसे कम है 5.5%। खैर अब बात करते हैं थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन पर कि UPSC के लिए 15 स्टेप क्या होने चाहिए। ये बड़ा क्लास आज थोड़ी से मैं क्लास थोड़ी लंबी खींचूंगा, ठीक है। आप लोग मुझे उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से खा पे गए होंगे, है ना, यही उम्मीद है, ठीक। चलिए क्लियर रहेगा, ठीक। तो मैंने कहा फर्स्ट साहब का एक स्टेटमेंट था कि ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है, ठीक है, और 3 बार तो मैं फेल हुआ, ठीक है।
और ये जो यात्रा है वो इतनी आसान नहीं, देखो हर जगह पर रेस नहीं आ रहा है, क्या रहा है, यात्रा। ठीक है, तो यात्रा पे ही फोकस करना है। ठीक, चलिए अब एक एक करके देखते हैं। गोल नंबर 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 2 क्या होना चाहिए। पहले मैंने कहा कि जब सबसे पहले जब स्टार्ट करें स्ट्रैटेजी, तो पहला होना चाहिए कि सबसे पहले आपका गोल सेट होना चाहिए और टाइम जो है वो डिवोट होना चाहिए अपने उस पूरे लक्ष्य के, पहला चीज। दूसरा है एनालाइज एंड द चार्ट ऑफ प्लान, मतलब एक रोडमैप तैयार करो कि कब कैसे किस तरीके से हमें क्या करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप का एकदम सीधा सा तात्पर्य है कि भाई हमें तीन वो चीजें क्या करनी होंगी कि प्रिपरेशन करने के पहले जो हमारे लिए एक मूलभूत सिद्धांत बने, फंडामेंटल हमारा एक प्रिंसिपल बने। तो मैंने पहले कहा कि एक गोल सेट करें कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, पहला चीज। दूसरा है कि एक टाइम इफेक्टिव जो आपका डिवोशन है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हम जब तक किसी चीज पर डिवोट नहीं होते ना तब तक चीज मिलेगी नहीं, तो आपका भी डिवोट किसी और चीज पे नहीं होना, सिर्फ टाइम पे होना है। तीसरा मैं पॉइंट रखा मेक अ परफेक्ट यूटिलाइज टाइम टेबल। ठीक है, वो समय के साथ बनते जाएगा, आप लोग खुद उसको बना लोगे, इसमें बहुत कोई बड़ी चीजें नहीं है। स्टेप 1 है किसी चीज को जानने के पहले सबसे पहले हाथ में सिलेबस जो आपके भी हाथ में सबके है, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब सिलेबस जो मान लीजिए ऑनलाइन देख रहे होंगे जो बच्चे, ठीक है, अब उनके लिए बड़ी समस्या है कि कहाँ से सिलेबस लाए। तो भाई हमारे वेबसाइट से चले आइए, हमारे सेंटर आ जाइए, आप मार्केट में भरी पड़ी है पुस्तकें उसके लेकर, या यूपीएससी के नोटिफिकेशन को उठा लीजिए एज इट इज यूपीएससी के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी के लिए। ठीक, पहला तो है कि सिलेबस को बार बार पढ़िए। 7 पन्ने हैं मान लीजिए, 7 पन्ने को बार बार पढ़िए, पहला काम तो यही करिए। क्योंकि जब सिलेबस की चीजें आपको रट जाती है ना, याद हो जाती है, तो रास्ते आसान होते हैं। मैंने कहा ना ये रास्ता रेस नहीं है ना, एक मार्ग है, और जिसको इस यात्रा को क्या करनी है, हमें एंजॉयफुल तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक, चलिए स्टेप 2 अंडरस्टैंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमेशा एक पॉइंट कहा जाता है कि सिलेबस और 10 साल के प्रश्न पत्र अगर आपके पास है, पेपर है, तो तैयारी का एक नींव जो है ना रख लिया, क्योंकि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, बट कैसे पूछता है, क्या ट्रेंड रहता है, किस तरह के क्वेश्चन जाते हैं, वो क्लियरिटी आ जाए। मैंने बताया ना दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कह दे कि मैं जो पढ़ाऊंगा वही चाहे। ऐसा कहने वाले तो मूर्ख है या मानसिक रोगी है। समझ रहे बात को? यूपीएससी किसी से पूछ के आंसर क्वेश्चन पेपर नहीं बनाते, समझ रहे हो, वो अपने अनुसार से बनाएगी। और वो कभी ऐसा नहीं होगा कि एज इट इज छप्पा मार देगा भाई जैसा तुम्हारा ये टेस्ट सीरीज में वही पेपर 100 का 100 उठा के देते, ऐसा नहीं होता है। समझ को यूपीएससी अपने आप उस तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। क्लियर रहेगा किसी भी तरीके से। इतने सालों के बाद भी आज तक यूपीएससी में बहुत कम ऐसे समय आए जिसमें दाग लगाने की कोशिश की गई। स्टेट पीसीएस में तो हमेशा लगते आए। समझ रहे आपको? चलो खैर, तो पहला तो है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर पर अपनी कमांड, सब बच्चे 10 साल के पेपर को आफ्टर 12 आई मीन 13 से, आप सारे बच्चे जो हैं 13 से लेके अभी 23 तक का पेपर वो पूरा अपने पास। समझ रहे आपको? जैसे क्लास चल रही है तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, नहीं आता फिर पढ़ते जाओ ऐसे उसको। क्लियर रहेगा? ठीक, तो स्टेप 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला सिलेबस पकड़ना है, दूसरा पेपर पकड़ना। ठीक, थर्ड पॉइंट, हाउ टू बिल्ड योर फाउंडेशन विद द एनसीईआरटी। हमेशा कहता हूं कि इस जिस एज में आप लोग हो 18 के 19 के, आप लोग का एक ही पुस्तक अभी होना चाहिए, वो क्या है, एनसीईआरटी। उससे बड़ी कोई पुस्तक ही नहीं है। देखो जितनी पुस्तकें बनी हैं, ठीक है, चाहे बड़वा साहब की हो चाहे आप किसी पुस्तक का नाम टिक कर लेना उचित नहीं है, सब एनसीईआरटी की रजिस्ट्री है। एनसीईआरटी को मिला जुला के इधर उधर करके बनाया हुआ पुस्तक, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर कमांड नहीं है तो लालन लाल में कमांड कैसे आएगी? समझ बात को? ठीक है, इराक बलूचा में कमांड कैसे आएगी कि माजिद हुसैन में कमांड कैसे? पहले बेसिक फंडामेंटल तैयार होना चाहिए। तो बेसिक फंडामेंटल के लिए, अच्छा इसको मैं ये जो नाम इसलिए भी रखा हूं क्योंकि हम तो कह ही रहे मान लीजिए, परंतु जिन्होंने इसको सक्सेस को चखा है और टॉप रैंक मैजिकल रैंक लवाया है, उनकी भी जुबानी में आपके सामने दिखाने के लिए मैंने, जैसे मान लीजिए अभी जुनैद अहमद का एक स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सामने रखा है, AIR 3 है इनका, इन्होंने भी कहा है कवर द एनसीईआरटी फर्स्ट दैट विल बी मेक अ बेस with your NCERTs and not just read of them। तो बहुत सिंपल सी है,
एनसीईआरटी में घुसो, उसके सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करो। जितना एस्पेक्ट पढ़ोगे ना, जितने दायरे आपके पढ़ते जाओगे, मुझे यकीन है कि एनसीईआरटी के बाद ना आपका इंटरेस्ट यूपीएससी और आपके सिलेबस और आपके सब्जेक्ट पर बढ़ता जाएगा। तो एनसीईआरटी पहला है, ठीक है। इसी में हम थोड़ा बात करते हैं कि व्हाई इज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। मैंने पहले पॉइंट पे लिखा है एनसीईआरटी की अब द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्टेटमेंट कि डायरेक्ट पूछेंगे, बट हाँ एनसीईआरटी के बेसिस पर याद रखेंगे आपको, वो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक फंडामेंटल वही रहेगा, क्लियर रहेगा। दूसरा पॉइंट मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द बेसिक कंसेप्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग इन ईच सब्जेक्ट, दैट्स अ वेरी ट्रू, ठीक। बेसिक टर्मिनोलॉजीज गेट क्लियर्ड बाय द रीडिंग ऑफ द, जैसे एक एग्जांपल है पॉलिटिकल डायस्पोरा। अब आप लोग सुन रहे होंगे कि आखिर में पॉलिटिकल डायस्पोरा का नाम क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें ना छोटी छोटी शब्द पढ़ते हैं आप, ठीक है, वो सब एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं, मान लीजिए, ठीक है, कि लेफ्टिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, ठीक, लेनिज्म या सेपरेटिज्म, ठीक है, ये दुनिया भर की बात पढ़ते हैं, सारी छोटी छोटी चीजें कहाँ मिल जाएंगी आपको, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इज अ फंडामेंटल योर प्रिंसिपल सर, ध्यान रखिएगा, आपका वो मूलभूत नियम है, अधिकार है और आपका सिद्धांत है कि वो पढ़ना ही है। हाँ, अगर आप मान लीजिए 26 से 27 के एज में आते तो मैं आपको एनसीईआरटी के बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं करता, ठीक है। 18-19 ईयर में तो मैं 100% कहूंगा कि एनसीईआरटी पहले पढ़ता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने लिखी है, ठीक है। देखो पॉइंट इन्होंने बहुत सुंदर सा लिखा है, द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फ्रॉम द क्लासेस 6 to the 12th प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वो बहुत क्लियर सी 6वीं से 12वीं तक की बुक पढ़नी है, और कौन कौन सी कैसे कैसे पढ़नी वही बता दूंगा। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए ध्यान सुनिएगा, क्लास 6 से क्लास 12 तक की सारी पुस्तक लेके आइए, समझ रहे बात को, जितनी पुस्तक सारी लेके आइए, ठीक। ज्योग्राफी के लिए भी मैं वही कहूंगा कि 6 से 12 तक तो होनी चाहिए, बट एनसीईआरटी क्लास 12 की फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, इट इज ना, एक शब्द कहते हैं ना हिंदी में रामबाण, यस ये रामबाण है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 6वीं से 12वीं तो है ही, बट 12वीं की फंडामेंटल ज्योग्राफी जो है या फिजिकल ज्योग्राफी, वो बुक आपको लेके ही आनी। इकोनॉमिक्स 9 to 12 इनफ है, ठीक है। पॉल साइंस 9 to 12, क्लास 9 and 10th are the having the very basic portion, but covering class 12 and 11th and class 12 एनसीईआरटी is important। मुझे लगता है चारों को पढ़ना अनिवार्य है, 9वीं 10वीं तो है ही अपने यार, 12वीं 11वीं 12वीं का भी अपने आप में काफी वेटेज देता है जब आपका बेसिक फंडामेंटल आपको तैयार करना है। उसके बाद साइंस टेक की बात है, साइंस टेक के लिए मैं आपको 11th 12th तो ज्यादा रिकमेंडेड करूंगा, उसके अलावा, ठीक है, जैसे मैगजीन्स है कुछ, मैं नाम बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद दिखेगा आपको, कुछ मैगजीन्स है गवर्नमेंट के, द हिंदू न्यूज़पेपर है, ठीक है, इन सब चीजों को थोड़ा पढ़ना शुरू, ठीक है। चल इसके बाद हम बात करते हैं एनसीईआरटी की स्ट्रैटेजी क्या होती है। जैसे मैंने एक फोटो आपके सामने दिखाया है मुस्कान जिंदल का, अर्ली रैंक 87 का। यू मस्ट हैव द फुल नॉलेज ऑफ सिलेबस एंड शुड गो थ्रू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर टू हैव फुल अवेयरनेस ऑफ द एग्जामिनेशन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप एनसीईआरटी की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो याद रखिए इनिशियल रीडिंग जो होती है वो याद रखिए एक बार बस नहीं पढ़ना, आप पहले तो उसको एकदम कोर में पढ़िए, एकदम डेप्थ में पढ़िए, फिर उसको मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए। एक बार पढ़ने से एनसीईआरटी कुछ कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा, याद रखिए, ठीक। चौथी बड़ी बात करते हैं स्टेप 4 पर कि रीड न्यूज़पेपर एंड द प्रैक्टिस करंट अफेयर बुक फॉर द यूपीएससी। क्या ये सही है, गलत है, क्या कितना इसको पढ़ना चाहिए, कितना इसको नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे तमाम बातें ध्यान सुनिएगा। जब इसको हम पढ़ते हैं तो वीकली या मंथली न्यूज़पेपर तो पढ़ने हैं, मगर मैं इस पे कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा जिसको आपको पढ़ना नहीं मानी। गवर्नमेंट के पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये आप सबसे पहले हमेशा रखें अपने पास, ठीक। योजना इन कुरुक्षेत्र, पीआरएस की पूरी डेटा, और चौथा विज्ञान प्रगति, साइंस के नाम से एक बुक आती है, ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिश करती है, वो हमेशा रखें। इनसाइट हमारे अपने पास हमेशा होना चाहिए, ठीक है। कुछ न्यूज चैनल के याद रखेंगे, एप्लीकेशन आपके पास होने चाहिए जो ब्लिंक करते रहे आपको, ऐसा नहीं कि दिन भर मोबाइल लगा, ठीक है, जब आप ओपन करें तो आपके पास होने चाहिए। इवन तो हमारे थिंक है इसका जो एप्लीकेशन है वो रखिए, आपको हर समय पे आपको अपडेट कुछ ना कुछ मिलते रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले जो आपके गवर्नमेंट सोर्सेस मैंने जो बात रखी वो ये आपके पास होने चाहिए। ये चार चीजें मैं फिर कह रहा हूँ, पीआईबी, पीआरएस,
ठीक है, योजना कुरुक्षेत्र यानी विज्ञान प्रगति, ठीक है, ये 5 चीजें होनी चाहिए। गवर्नमेंट सोर्सेस के अलावा आपको और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए गवर्नमेंट सोर्सेस पे, तो मैं हमेशा राज्यसभा चैनल के पक्ष में हमेशा रहता। आरएस चैनल पढ़ना सुनना ही सुनना है आप, समझ रहे आपको, कोई न्यूज चैनल के डिबेट पढ़ने की जरूरत, सुनने की जरूरत नहीं है। डिबेट में बैठे हुए लोग इतने ब्रिलियंट नहीं है कि आपको यूपीएससी के लायक प्रिपरेशन करा पाए, वो लड़ने के लिए आ गए हैं, आपके पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए गए हैं, समझ रहे बात को, ठीक है। कभी धर्म के बात, कभी और किसकी बात, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आने, उसमें मजा आ सकता है, एग्जाम में निकल। तो पढ़ना क्या है, डाउन टू अर्थ, ठीक है, जो साइंस एंड एनवायरमेंट के लिए है, आरएस टीवी, एलएस टीवी, सिविल सर्विस टाइम्स, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। ये गवर्नमेंट के जो चीजें आपको दिख रही हैं वो आपको हुबहू पढ़ना है, चाहे उसको आप खाली समय पढ़ें, नाइट में पढ़ें, एज योर विश, ठीक। इसके बाद बात करते हैं स्टेप 5 में स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक क्या होनी चाहिए। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक की बात अगर हम करें सीएसई में या फिर आपके सीजीपीएससी में बंदो, ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए हमारी एक बुक आ रही है बहुत जल्दी, ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरी मैंने कहा जैन एंड माथुर की बुक आपको पढ़नी चाहिए, है ना। आप लोग अलग अलग बुक लेके देख लीजिएगा जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगी। बाकी मैं फिर भी कहता हूं क्लासरूम के नोट से अच्छा दुनिया में कोई बुक नहीं, समझ बात को, ठीक। इंडियन एंशिएंट पास्ट के लिए आप लोग आर.एस. शर्मा जो हमेशा की तरह एक ऑक्सफोर्ड इंडिया जो है पब्लिकेशन है, उसकी एक बुक बनी हुई है, वो हमेशा अच्छा ही रहा है, वो एक बार पढ़ लेंगे। ज्योग्राफी के लिए मैंने कहा हमारी बुक आ जाने वाली ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस टेक, तो उसको आप ला सकते हैं, ठीक। मिडाइवल एंड एंशिएंट इंडिया के लिए पूनम दलाल की बुक भी बहुत सुंदर बुक में से मानता हूँ, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर बात करें तो स्पेक्ट्रम की बुक मोर देन इनफ है एनसीईआरटी के साथ, ठीक। प्राचीन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए प्राचीन इतिहास जो मैं कुंवर दिग्विजय सिंह को ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है। चौथा है आपका ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए मजीद हुसैन और भूमिका सैनी की बुक को ज्यादा प्रेफर करूंगा रेदर देन इधर उधर जो भी है, ठीक है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया एंड इन्वायरमेंट इराक बरूचा या शंकर आईएएस की बुक आप पढ़ सकते हैं, मैं रिकमेंडेड करूंगा, नो डाउट, ठीक है। इट डजंट मैटर कि ये कंपटीशन है बिकॉज ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, नो, मेरे लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट बाद में है, मेरे लिए अपना इथिक्स, आई मीन एजुकेशनल इथिक्स पहले ही है, ठीक है। चलिए उसके दौरान कुछ बुक्स पे बात करूं। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पवनीत सिंह की बुक डेफिनेटली पढ़नी है, ठीक है, और क्लासरूम में जो नोट्स में बनवाऊंगा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए उससे बाहर नहीं जाए, ठीक है। एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए अभी बुक आने वाली है, ठीक है, बहुत जल्द रिलीज करेंगे आपके सामने हम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आईआर की। आईआर में आप राज मेहरोत्रा मल्होत्रा की बुक यूज करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, जस्टिस वीएन करे की बुक है, ठीक है, प्रभात पब्लिकेशन के साथ, वो आप ले सकते हैं। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट रोल करता है, वो भी आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स में हमेशा कहता हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लाल ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी डेटा वेटा के लिए मैंने आपको पीआईबी और बाकी आपको डेटा बताए हैं, ठीक है। दूसरा है इंडियन इकोनॉमी में एक और बुक है रमेश सिंह, जो मैंने इसके लिए बताया, एक लालन लाल और एक रमेश सिंह। ऐसे के लिए सब बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं उसके लिए आपको रिकमेंडेड नहीं बुक के लिए, ठीक है। द हिंदू सबसे बड़ा रोल प्ले करता है यूपीएससी के पूरी यात्रा, तो यूपीएससी के लिए द हिंदू को अपने हैबिट में 1.5 घंटे रख ही लीजिए, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी क्वालिफाइंग पेपर निकालना भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। आपके डाउट मैं बाद में रखूंगा, ठीक है, अभी तो सारी चीजें आप एक बार डिलीवर कर लेते हैं, बीच में डाउट अभी लाएंगे तो शायद हो सकता है बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए अभिजीत गुहा की बुक कंपलसरी आपके लिए, ठीक। एथिक्स इंटीग्रिटी के लिए कार्तिकेयन की बुक मुझे लगता है बहुत खूबसूरत बुक में से एक है जो आप ले सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें थी बुक को लेकर। बुक को एक बार और मैं आपको इसका प्रिंट आउट आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल जो मैंने कहा है उसको पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं स्टेप 6। स्टेप 6 में आखिर है क्या, ठीक। तो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर द यूपीएससी, आखिर सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से याद करें, तो इसको अगर हम देखें तो पहला तो आपके दिमाग में होना चाहिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक। मैं हमेशा कहता हूं जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं आपके दिमाग में आएगा आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी अच्छी नहीं करेंगे। दूसरा है फेमस बुक समरीज, ठीक है, एक सिनॉप्सिस बनाने जैसा बात, आप लोग के पास सिनॉप्सिस हर एक सब्जेक्ट का बना होना चाहिए, शॉर्ट वे, ठीक है, वही आपको लास्ट में याद आएगा। तीसरा है लर्निंग नोट्स, रिविजन नोट्स एंड द लर्निंग वीडियोस। वीडियोस तो हम प्रोवाइड करेंगे ही, ठीक है, बट वीडियोस से ज्यादा मैं आपको फोकस करूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं
वर्चुअल से ज्यादा अच्छा, ठीक है, क्लासरूम प्रोग्राम यूपीएससी के लिए इफेक्टिव होता है। मैं स्टेट पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर रहेगा। एनसीईआरटी समरीज ऑन टॉपिक ऑफ टेस्ट, ठीक, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो इसमें मुझे लगता है स्टेप 6 के लिए कोई हर्डल नहीं, ठीक। अब बात करते हैं इसी के आगे, ठीक है। स्टेप 6 में जब पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं एक पॉइंट हमेशा कहा कि एम लक्ष्मीकांत हमेशा होना चाहिए। जैसे शुभम अग्रवाल की अगर बात करें, रैंक ईयर 25 है, इनका कहना है यूनिवर्सिटी लक्ष्मीकांत फॉर द इंडियन पॉलिटी 10 टाइम्स बिफोर द एग्जामिनेशन। मतलब ये क्या शानदार स्टेटमेंट इन्होंने जेल में ना अपने पास रखा। बट एक और यहीं पर एक और लड़का था जो आईपीएस हुआ, मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, उसने कहा कि आई नेवर रीड द सिंगल टाइम ऑफ द लक्ष्मीकांत, मैंने कभी नहीं पढ़ी लक्ष्मीकांत, उनका ये कहना था। तो देखो क्या होता है कि कोई भी चीज पढ़ो आप तो मल्टीपल रिविजन करो, 6 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक को 6 बार, समझ बात को। कई बार क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं कि बहुत सिंपल सा एक छोटा सा एक पॉइंट में समझाता हूं कि मुखर्जी नगर की चंद गलियों में जब गुजरो तो एक झोपड़ी नुमा याद रखेंगे, कमरे के अंदर जब घुसो तो वहां पे याद रखेंगे कबड़ होता है, उस कबड़ में याद रखेंगे कपड़े वपड़े तो नहीं होते हैं, पुस्तकों का ढेर पड़ा। और जब याद रखेंगे वो आप दादा कृष्ण के भाई से भैया से बात करो, ठीक है, तो कहते हैं कि हमने ये कमाया है, आपने कमाया नहीं है, आपने गमाया है, समय भी और यूपीएससी का उच्चारण, क्योंकि आपने दुनिया के सर्वत्र ज्ञान के लिए सब कुछ पढ़ने की इच्छा लेकर तो आपने पूरे रैक को सजा तो दिया, और वहीं पर एक लड़का ब्रीफकेस लेके आया, 6-8-10 पुस्तकें पढ़ा और यूपीएससी लेके आ लबास, बस इतना ही अंतर, समझ रात को, ठीक है। तो उस पर नहीं जाना, ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे आपको, ये फला पुस्तक पढ़ लिए, पढ़ ले, वो पढ़ ले। अच्छा, बुक स्टॉल वाले भैया और जबरदस्त, उनका अपना ही अलग स्वैग है, वो कहेंगे ये पढ़ नया आया है, इससे से एग्जाम निकलेगा, जिसका खुद का बार भी नहीं। क्लियर है, गॉट इट पॉइंट, क्लियर रहेगा, ठीक, ध्यान रखना वो चीज गलती नहीं करनी, समझ बात को, ठीक। तो ये वाली पॉइंट जो है ना ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं बात कहा कि एनसीईआरटी बुक की बात करूं तो 11th की बुक में अगर आप बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द वर्क, आई मीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द वर्क की एक बुक आती है 11th की, वो आप जरूर पढ़ें, है ना। पॉलिटिकल थ्योरी भी 11th की बुक से पढ़ लिया, ठीक है। तीसरा मैं अगर बात करूं तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं, बेरेक्ट ले सकते हैं, जो आपको। अब तीसरी बड़ी बात, यूपीएससी में पॉलिटी का ट्रेंड क्या है, तो कभी 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, कभी 11, कभी 12, कभी 17, कभी 18 और कभी 10, तो एवरेज देखें तो 10-12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स को एग्जाम को लेकर, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी में भी अगर ट्रेंड देखें तो 10-12 क्वेश्चन के आसपास दिखता है, अब वो ट्रेंड धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, समझ बात को। क्योंकि जैसे मैं बात करूं अगर ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ भी रहे ना, ठीक है, आप पानी भिजवा देते, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूं कि अभी करंट की सिचुएशन में, तो वो ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछ भी रहे तो करंट से जोड़कर, नेशनल इशू के बदले इंटरनेशनल इशू से जोड़कर, तो आप समझना कि अब जो है ना वो जो डाइवर्सिटी है वो कहीं आगे निकल जाती। आप ये सोचेंगे कि एक बंद का जो बॉक्स है इसी में पढ़ना है, इसी को पढ़ना नहीं, आप थोड़ा डाइवर्सिटी को बढ़ाना है, डाइवर्सिटी बढ़ाना, बुक की संख्या नहीं बढ़ाना, ध्यान रख, ठीक है, चलो क्लियर रहेगा। अब इसके अलावा मैं बात करूं तो स्कीम्स वगैरह जो है वो जरूरी पड़े हैं आपको ज्योग्राफी के लेकर। न्यूज़पेपर द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये चीजें थोड़ी बहुत ध्यान रखिए, रोज 2-3 पेज बनाते रहे ज्योग्राफी के लिए, वो अच्छा रहे। तीसरा इंडियन इकोनॉमी, सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट अगर मानता हूँ पीसीएस में, यूपीएससी में, मैं इंडियन इकोनॉमी को मानता हूँ। इतनी डाइवर्सिटी, इतना मजेदार, ठीक है, और इतना एनालिसिस कि ऐसा लगता है कि भारत को अभी चला रहे, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो मैं वैशाली सिंह का एक स्टेटमेंट पढ़ा के मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स इन द इकोनॉमिक सर्वे, मतलब बड़ी सिंपल सी बात उन्होंने बहुत कम शब्दों में कह दी, बड़ी बात। सर्वे अगर आप पढ़ें, एक सर्वे से पढ़ते हैं करेंट ईयर, एस्टिमेटेड प्राइस, बेस ईयर, बेस प्राइस, ठीक है, ये सब जब पढ़ते हैं आप, ठीक है, बजट, सर्वे, ये सब पढ़ते तो आपको उसमें छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ना, वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि सारे पेपर तो वहीं से आने। जेंडर बेस्ड क्या है भाई, है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें आएंगी। अभी मुझे लगता है कि पूछना तो नहीं चाहिए आपसे, ठीक है, पता चल रहा है गुरुजी पहले दिन में क्वेश्चन पूछते हैं तो नहीं पूछूंगा अभी, निश्चित रहे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए मैं जो बुक अभी निकालने वाला हूँ वो इनफ होगा। एनसीईआरटी 9th 10th 11th 12th मैंने आपको बताया था, 11th 12th एकदम कंपलसरी पढ़ लीजिएगा, खासकर 11th
की अगर आप बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और 12th की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो चीजें एकदम पढ़ के रखना है। न्यूज़पेपर बहुत बड़ा रोल अदा करता है पूरे यूपीएससी के इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करें इंडियन इकोनॉमी में कुछ और पॉइंट कई अलग अलग आए हैं। ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड अभी लगातार बढ़ रहा है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आप ध्यान रखें पॉलिसी प्रोग्राम के बहाने इकोनॉमिक्स को कहीं ना कहीं से इंडल्ज कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, एक पॉइंट जैसे सृष्टि देशमुख आई थिंक है ना, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एयरफाई है, बड़ी चर्चित आईएएस मोहतरमा है। ठीक है, एनालाइज प्रॉपरली द आंसर की, एनालाइज योर मिस्टेक एंड इंप्रूव इन एवरी टेस्ट। ये मैं बताऊंगा कि कैसे इसको हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं डेफिनेटली। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री को लेकर। इंडियन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं, लिमिटलेस एक टॉपिक है। इतना मतलब समझिएगा अथाह सिलेबस है इसका कि आप एक पॉइंट पे इसको ना बांध लीजिए, समझ रहे हो आपको। ठीक, तो अब बात करें इंडियन इकोनॉमी की, हिस्ट्री की, तो अथर आमिर सब जो है रैंक 2, ठीक है, बड़े चर्चे में रहे हैं अपने लाबास्टा की ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद, तो मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री द मस्ट रीड टू बी द आईएएस। ठीक है, इनका अपना मानना है कि स्पेक्ट्रम पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, और भी ऑप्शन होते हैं कि एक ही बुक नहीं है। मैं थोड़ा इस पर ट्रेंड बताऊं तो ट्रेंड तो हमेशा देख रहे हैं 15 क्वेश्चन तक छूने की कोशिश हो रही है आप। ठीक है, एंशिएंट में अगर हिस्ट्री में बात करें तो 3 पार्ट में बांट के आंसर करता हूँ हिस्ट्री को। एक एंशिएंट एंड मिडाइवल, एक हो गया मॉडर्न, और एक हो गया आर्ट एंड कल्चर। समझ रहे आपको, आर्ट एंड कल्चर में जब इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जब इसके पूरे अभिलेख एविडेंसेस जब आप पढ़ते हो तो अपने आप में बड़ी खूबसूरती लगती है पढ़ने में कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितने बेहतर तरीके से कार्य किया। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई किसके लेकर, हिस्ट्री के 3 सेक्शन को लेकर। ठीक है, तीसरी बात आगे पढ़ना कैसे है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हिंदू तो मैंने कहा ही, आप मैगजीन कुरुक्षेत्र वगैरह तो मैंने बताया। करेंट अफेयर से अपडेट रहे, जैसे मेहरौली का केस अभी चल रहा है। ठीक है, वो भी बहुत बड़ा अभी मुद्दे का विषय है। एनसीईआरटी से तो बिल्ड करना है, ओल्ड एंड न्यू बोथ। ठीक है, फाइन आर्ट्स क्लासेस, एनसीईआरटी क्लास 11th आप जरूर पढ़ें। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें एनसीईआरटी समरीज बनाइए, और तमिलनाडु बोर्ड की पुस्तक इसके लिए मैं बिल्कुल स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूं, इसको लेकर यह सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर पढ़ें किसको, एनसीईआरटी सॉरी आपके तमिलनाडु बोर्ड की पुस्तक। काफी खूबसूरत पुस्तक है और अच्छे तरीके से लिखा भी गया है। ठीक है, तो उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक, और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं हमेशा कहता हूँ नितिन संघाना सर की पुस्तक अपने आप में बहुत खूबसूरत है, वो आप उसको देखें। ठीक, अभी मैं बहुत ज्यादा ब्रीफिंग नहीं करूंगा इस पर, क्योंकि अभी आप रोज जब क्लास आएंगे नई नई चीजें सीखेंगे। हालांकि इन्हीं चीजों को मैं थोड़े थोड़े फॉर्म में आपको सिखाऊंगा, एक दिन में पूरा चीज दिखा दूं संभव। समझ को, ओरिएंटेशन को ओरिएंटेशन की तरह ही रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी को बर्डन नहीं बना है ना। मैं बहुत लोग को देता हूँ यूपीएससी की वजह से हमने सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार दोस्त यार, कोई जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, कंसिस्ट रहिए, डिटरमाइंड रहिए, डेडिकेट रहिए और एंजॉय कीजिए। एंजॉय के साथ ऐसा नहीं, मैंने कहा ना कि बहुत सिंपल फंडामेंटल होता है, मंडे टू सैटरडे कहीं कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई। संडे के एक पहर में आप, एक पहर मतलब होता है फर्स्ट फेज में टेस्ट दीजिए, सेकंड फेज में एंजॉय कीजिए, जाइए मूवी जाइए। ठीक है, दोस्तों घूमने जाइए, इट डजंट मैटर। ठीक है, फैमिली को टाइम दीजिए, बट 6 और अगले दिन का आधा ये आपके लिए, इसमें कोई नहीं चुरा सकता। समझ रहे हो आपको, अभी ये उम्र तो है नहीं कि आपकी शादी हुई हो, है ना, शादी भी नहीं हुई तो फिर टेंशन ही नहीं है आपको, है ना। ठीक, कोई शादी तो नहीं कर लिया, बाल विवाह, ठीक, उम्मीद करता हूँ नहीं ऐसा करोगे आप लोग कभी। ठीक, चलिए अब यह बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मधुमिता मैम का मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ के दिखाऊं, क्वेश्चन ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी नॉवडेज आर मेनली बेस्ड ऑन द करंट इवेंट्स। बिल्कुल ट्रू है, एकदम सही उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो अभी पेपर में आपको दिखेंगे न्यूज़पेपर में, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ न्यूज़ चैनल नहीं, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल पढ़ो, सुनोगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अभी ऐसा चल रहा है न्यूज़ चैनल हमारा। ठीक है, आई विल कैपिटली क्रिटिसाइज, नो डाउट, इसमें मुझे बोलने में कुछ गुरेज नहीं मिलती। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो इन्होंने जो पॉइंट रखे हैं बहुत सिंपल सा है। कोविड के समय आया तो कोविड की बात हुई, कोविड को लेकर उन्हें WHO तक घूम गए वो लोग। ठीक है, फिर उसके बाद वैक्सीन की बात हो गई, वैक्सीन अभी फिर विवाद में आ गया है। ठीक है, डिफरेंट डिसीज अभी चल रहे हैं। ठीक है, अभी स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, डीप ओशियन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ऐसे तमाम प्रकार की बातें भी चल रही।
इन्हीं चीजों को तो पढ़ना है, कुछ नया चीज थोड़ी पढ़ना है टेक्नोलॉजी में। क्लियर रहेगा? ठीक, चलिए ट्रेंड की बात करूं तो ये भी अभी लगातार बढ़ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, अब आते हैं स्टेप 7, हाउ टू डू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नोट्स फॉर द यूपीएससी। बहुत सबसे शानदार अगर पॉइंट इसमें है पेपर पॉइंट 7 कि नोट्स कैसे बने। इसको सामान्य शब्द में कहूं तो नोट्स कैसे बने। ठीक, तो नोट्स बनाने के कोई एक यूनिवर्सल फॉर्मूला तो नहीं है मेरे पास, और ना दुनिया में किसी के पास। ठीक, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ बुक में मार्किंग करते हैं, बट सिनॉप्सिस सब बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, सुंदर सुंदर नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता है। हरा नीला पीला, शायद मुझे भी लग रहा है कुछ बच्चियां बैठी हैं वो 3-4 पेन लेके बैठे, क्यों बेटा वैसे ही बनाना है? नहीं है ना, एक पेन में लिखो ना, क्या दिक्कत है, हरा नीला पीला करने की जरूरत नहीं। हाँ, खूबसूरत नोट्स, अच्छी राइटिंग, सब कुछ ठीक है, पढ़ने में भी अच्छे लगता है। अच्छे कपड़े पहनोगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा आता है ना, तो अच्छी राइटिंग के साथ लिखोगे साफ सुथरे, तो पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। ठीक है, चलिए, तो हाउ टू डू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नोट्स फॉर द यूपीएससी। तो बहुत सिंपल सी बात है, नोट्स बनाने के लिए टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, पहला चीज, सिनॉप्सिस वाइज, एंड फोर्थ वन बुलेट वाइज। 4 प्रकार के दिमाग हमको। पहला क्या है, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक, बुलेट, और चौथा मैंने कहा सिनॉप्सिस। 4 चीजें आपके पॉसिबिलिटी। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक हमने पढ़ा, और टॉपिक है मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूं कोई भी, जैसे डिमोनेटाइजेशन ले लिया, चलो ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन का एक पूरा थ्योरी पहले अच्छे से लिखे, उसके अंदर में डिमोनेटाइजेशन के लेकर क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं, सब टॉपिक क्या हो सकते हैं वो उठे, और थर्ड में उसके बुलेट बना लें। ठीक है, मैं सिखाऊंगा इसको कैसे बनाते हैं, टॉपिक को कैसे 4 तरीके से हम लिख के रखते हैं, और चौथा एक सिनॉप्सिस जो एकदम साइड में हम लिख के रखते हैं कि जब आएगा तो सिनॉप्सिस बस पढ़ के जाए। समझ बात को? अब मैं ना 4 अलग अलग नोट्स बनाने की कभी मैं वो नहीं करता हूँ, एक ही कॉपी के अंदर में चीज करूँ, कोई जरूरत नहीं 4 मैं मेन सब टॉपिक के लिए, टॉपिक के लिए, पॉइंट्स के लिए, बुलेट्स के लिए, सिनॉप्सिस के लिए, ये सब पर मैं नहीं जाता हूँ, एक ही नोट्स में सारी चीजें। समझ बात को? ठीक, पहला। दूसरा पॉइंट ने बहुत सिंपल सा मैंने लिखा है, रिवीजन एंड द नोट्स मेकिंग आर द इंपॉर्टेंट एंड द वंस शुड रिवाइज फ्रॉम योर नोट्स ओनली, डोंट लुक द बुक्स अगेन एंड अगेन। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके नोट्स, आपके लिखे हुए चीजें आपको याद आती हैं। पुस्तक में, एक ही पुस्तक में सब कुछ हो जाए पॉसिबल नहीं। बेसिकली आप लोग यहाँ कोचिंग में बैठेंगे, सारी पुस्तकें मार्केट में हैं, सारे स्कॉलर्स के याद रखेंगे पब्लिकेशन वहां पब्लिश किए गए, पेपर्स वहां पर है। ठीक है, सब कुछ आपके पास, सब कुछ अवेलेबल है ना, विद इन 5000 रुपीज। तो यहाँ बैठने का रीजन क्या है? रीजन यही है कि उन सारे पुस्तकों से क्या क्या कैसे कैसे निकालना है, क्या क्या पढ़ना है, वो क्लासरूम में हो सकता है। इसलिए एक टीचर की, एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, इफ यू आर गॉट अ सर्टिफिकेट, डेफिनेटली यू विल गॉट रैंक, मैजिकल रैंक इन द यूपीएससी। At that time, our contribution is only for the 20 to 15% only, and all the your and all your credit or more than 85% or 80%, ठीक है, it's your share, है ना, तो ये किसी और का नहीं, ध्यान रख। ठीक, तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने कहा एक एक करके बनाना चीजों को। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं, स्टेप 7 में ही, कि जो नोट्स बना रहे हैं इसी में, तो किस तरीके से बनाना है। तो पहला है सॉल्व द पीवाईक्यू, रिवाइज प्रैक्टिसेस, इंटरलिंक विद द करंट अफेयर, प्रैक्टिस करंट बेस्ड स्टैटिक मॉक्स, मॉक टेस्ट एंड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड सोर्स। ये आपने देखा। दूसरा है, जब आप बनाए नोट्स तो उसमें देखिएगा, जब नंबर कम आ रहे होंगे तो एक पॉइंट आएगा क्या, लैक ऑफ रिविजन। दूसरा, लेस टाइम फॉर द स्टडी, सेल्फ स्टडी। अब ये सेल्फ स्टडी वाली बात क्यों आ रही है, बड़ा क्वेश्चन। क्या होता है, कई बार बच्चे ना वीडियो देखने के चक्कर में 12-12 घंटे वीडियो देख रहा है, नाप शनाप, टाइम पास, मोटिवेशन, है ना, और मतलब क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी वीडियो देख रहे हैं। भैया रिवॉल्यूशनरी टीचर की जरूरत यूपीएससी में नहीं है, बड़ी सिंपल बात। कोई आपको क्रांति नहीं लानी है, चुपचाप आईएएस बनना है, सिस्टम में जो एडमिनिस्ट्रेशन लिखे गए हैं उसको काम करना है। समझ रहा आपको, फर्जीपना नहीं कर दिखाना है। ब्लफ या फर्जीपना जो होता है ना, ऐसा आईएएस बनने के बाद ऐसा पावर मिल जाएगा, नथिंग इज, यू आर जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर ओनली। समझ रहे आपको? ठीक है, जो देखो सिंघम बना दिए किसी को, हम लोग इंस्टाग्राम में वायरल करा रहे हैं। सर जरूरत ही नहीं है, ना हम उनको लाइक करें और ना उनको फॉलो करें।
बहुत क्लियर फिलॉसफी है मेरी, ठीक है। मैं उसे ही फॉलो करता हूं जो मुझे फॉलो करे। समझ आपको, या तो अपने आप को ऐसा बना लो, और नहीं बना पाए हो तब तक वेट करो, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं। समझ आपको, एडमायर होना, इंस्पिरेशन होना अलग बात, किसी को फॉलो करने की जरूरत क्या है। यू आर ग्रेट माइंड सर, ब्रिलियंट माइंड, एंड यू कैन डू इच एंड एवरीथिंग व्हाट यू वांट। समझो बात को, ठीक, क्लियर रहेगा। तो वो वाला पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी वाला। तो क्या होता है ना, ये वीडियो के चक्कर में या फालतू के मैगजीन पढ़ने के चक्कर में, किसी के फालतू के जीवनी पढ़ने के चक्कर में, कभी फालतू किसी के समझना फालतू के रोने गाने वाले वीडियो बनाकर, ठीक है, लोगों को प्रलोभित करने वाले चक्कर में नहीं पड़ना कि मेरे पिताजी ऐसे करते थे, मैं कैची से साइकिल में कैची चलाता था, ये करता था। नथिंग इज सर, नॉट अ सिंगल रिक्वायरमेंट। समझे बात को, सबके अपनी अपनी परिस्थितियां होती है, सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। हाथ दिख पाने के सब भी चैलेंजेस है, हाथ में 12 करोड़ की घड़ी पहन के भी चैलेंजेस होगा उसके हाथ। अंबानी को भी अपना चैलेंजेस है, वो रो के बताएगा क्या कि मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया, मेरा हेल्थ बढ़ गया, तो नहीं ना, ठीक, रोएगा वही जो याद रखेंगे फेलियर होगा। तो यू आर नॉट द फेलियर स्टूडेंट सर, यू आर माई ब्राइट स्टूडेंट्स। ऑर्डर, ठीक, क्लियर रहेगा। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं कि स्टेप 8 में अटेंड प्रैक्टिसेस टेस्ट फ्रीक्वेंटली फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। दिस इज मस्ट फॉर द एवरी एस्पिरेंट। विदाउट टेस्ट, विदाउट गिविंग एनी टेस्ट, यू कैन एलिब्रेट योर नॉलेज, यू कैन फाइंड योर मिस्टेक्स। तो पहला काम क्या होगा कि आपको जानना है कि भाई हमको टेस्ट में कहाँ गलती हो रही है। डिसपॉइंट नहीं होना है, ना खुश होना है, डिसपॉइंट होना है। कई बार मैंने देखा है कि टेस्ट में रैंक 1 आने वाला भी प्रीलिम्स नहीं निकलता है कई लोगों का, ठीक है। तो वो भी हो सकता है कि आपके आसपास भी हो, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वो चीजें ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन गलत किया है उसमें कहाँ गलती हुई, मिस्टेक क्या कारण से हुआ, उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं attempts test for each and every topic to make sure you have attempted the minimum of the 5000 question before the actual examination. That's a very true, ठीक है। भूपेश चौधरी AIR rank 180 IS है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जब है कि डोंट प्ले दैट, यू विल बी फर्स्ट कंप्लीटेड द सिलेबस एंड ओनली देन गिव द टेस्ट, ये सबके साथ समस्या है। ये समस्या ऐसे समझाऊं मैं आपको, बिकॉज ऑफ द सोशल हेजिटेशन यू ऑल दिस फील कि अगर नंबर कम आएगा तो पेरेंट्स चिल्लाएगा, है, सोसाइटी क्या बोलेगा, बगल में दोस्त बैठा है उसका रैंक अच्छा आएगा, मेरा खराब आएगा तो आई विल फील गिल्टी। ये सब निकाल दो दिमाग से, और ये सोचते रह जाते हो कि पहले सिलेबस कंप्लीट होगा फिर टेस्ट देंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा फिर टेस्ट देंगे। ऐसा करते करते कब एग्जाम आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और आप एग्जाम में इतना ब्लंडर मिस्टेक करके आएंगे जिसकी आपने सोचा भी नहीं होगा, जिस तरीके का लेवल आपने। समझ गए बात को, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। आप टॉपिक वाइज क्या करें, टेस्ट देती जाए, ठीक। मैं एक फॉर्मूला अपनाता हूं हमेशा, और हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं 4+2+1, 4 दिन सिमिलर चीज पढ़ो, 2 दिन रिवाइज करो, तीसरे स्टेप में 1 दिन और रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो, आगे बढ़ो, पुराने चीज को बार बार पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाओ, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अधिकतर बच्चों का रहता है पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, देन विल प्राउडली फील कि भैया हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। यूपीएससी की तैयारी कभी खत्म हो ही नहीं सकती ना, समझ गए, यूपीएससी की तैयारी कभी खत्म होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो कंसेप्ट है बहुत क्लियर है। मुझे लगता है भूपेश चौधरी जी नहीं, भारत के लगभग आईएएस स्ट्रेटजी अपनाते होंगे टेस्ट देने का, ठीक है। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, इंस्टेंट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर टेस्ट, ठीक है। सारी चीजें उन्होंने कही, जो पॉइंट जो हमने बात कही है, ठीक। अब स्टेप 8 में ही हम बात करें कि मॉक टेस्ट कैसे रहना चाहिए। तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, फिर सब्जेक्ट वाइज जाना है, सब्जेक्ट वाइज के बाद याद रखेंगे कंप्लीट प्रिपरेशन पर जाना है, और उसके बाद अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना, ठीक है। और मैंने कहा एनालिसिस कैसे करने हैं, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 100 में से 80 क्वेश्चन सही हो गए, 20 आपके गलत हुए, मगर 20 भी आपके सही होने थे, अनफॉर्चुनेट गलत हो गए, उन 20 पर फोकस करना शुरू कर दो, ठीक है। फोकस का मतलब यह है कि मैंने गलती कहा। कई बार क्या होता है ना कि हम छोटे छोटे सिली मिस्टेक करते हैं, और सिली मिस्टेक इतने भारी पड़ जाते हैं कि जीवन भर वो चीज ना आपसे हट नहीं पाती है, ठीक है। जब हमारे एज में आएंगे तो वो सिली मिस्टेक 1 और 2 नंबर वाला बहुत रियलाइज होगा, इसलिए हमने जो गलती की है वो आप नहीं करेंगे, ध्यान रखिए।
डन, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक। एनसीईआरटी से लेके सारी चीजों को, एमसीक्यूज को हमको सॉल्व करना है, ठीक। अब बात करते हैं स्टेप 9 की, रिवाइज द रिपीटेडली टू परफॉर्म बेटर इन एग्जामिनेशन। मैं हमेशा कहता हूं इफ यू डू नॉट रिवाइज देन इट इज अ गुड अस नॉट स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन। क्लियर रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी एक बच्ची है, एसडीएम है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, इस पर बार बार बच्चों का नाम लेना उचित नहीं है, ठीक है। कोविड काल से उन्होंने जब प्रिपरेशन तैयार किया अपना, उससे पहले ही किए थे, उसके बाद उन्होंने एक बुक को, एक चीज को इतने बार पढ़ा अपने नोट्स को बनाकर कि उन्हें बहुत अच्छा रैंक लिया, डिप्टी कलेक्टर के रूप में चेंज हुई। यंगेस्ट डिप्टी कलेक्टर का भी यही रहा जो हमारी बच्ची रही है, ठीक है। कई ऐसे तमाम बच्चे जो रैंक 2, रैंक 8, रैंक 10, रैंक 15, रैंक 14, रैंक 20, 120 जो लाए हैं, उन सबकी एक ही मैंने कॉमन लक्षण देखे उन लोगों ने। वो लक्षण ये था, नोट्स बनाया और नोट्स को मनमाने पढ़ा। समझ रहे हो आपको, नोट्स को मैंने पढ़ा, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं सर यूपीएससी के आप रिजल्ट नहीं बता रहे हैं, but frankly say we are not the giving some, एक कहते हैं ना चोरी करना एंड द क्रेडिट चुराना, नो, वी आर नॉट दिस टाइप ऑफ पीपल एंड दैट्स नॉट द थिंग आई से वी नेवर सपोर्ट दिस टाइप ऑफ द चीटिंग। जो हमारे बच्चे वो हमारे यूपीएससी, हम एक यात्रा स्टार्ट कर, और मुझे उम्मीद है कि यहां से जो बच्चे निकलेंगे ना, यही हमारा नाम आ देगा, ठीक है। हमें किसी को इंटरव्यू में बुला के छपवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी को एक दिन कोई आए हुए लड़के का फोटो डालकर हम प्रचार करना नहीं चाहते। जैसे भाई मैं अगर अपनी एक ट्रूली अपनी इच्छा बताऊं तो यही है कि जो यहाँ बैठा है ना सामने, यही बच्चे का फोटो छापना चाहूं, कि एक दिन के लिए मैंने बुला लिया उसको, किसी बच्चे को, और एक इंटरव्यू करा दिया और उसका नाम छाप दिया। दिस इज नॉट माई प्रैक्टिस। मैं उस पर अगर काम किया है ना, उसमें अगर मेरा अगर अच्छा खासा समय गया है, तभी वो क्रेडिट लेने की इच्छा रखूंगा मैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ब्लफ विल बी क्रिएटेड इन आवर मार्केट, ठीक है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, ठीक है। चलो खैर, हम दूसरे पर क्या बात करें, अपने से अपने को मतलब रहना चाहिए, ठीक है। एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है ना, ऐसा रास्ता चलो कि अगल बगल में क्या करो वो भी जाओ, ठीक है, ऐसा रखो, ठीक है। तो चलो खैर, इस पर बातें होती रहेंगी। मैंने रिवीजन का बात रखा, रिवीजन कम से कम 3-4 बार रखा है करंट अफेयर को, मैं कह रहा हूँ 7-8 बार करंट अफेयर को रिवाइज, 7-8 बार बुक को, 7-8 जो नोट्स बनाया 7-8 बार चार्ट दो। समझ रहे हो आपको। चलिए अब बात करते हैं स्टेप 10, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंटली फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, जो ऑलरेडी मैंने बताई थी। मॉक टेस्ट, हाँ, ये का क्वेश्चन आता है मॉक टेस्ट को लेकर, सर कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा विषय रहता है। तो कई लोग क्या है ना, नया चीज करने के चक्कर में उजुल फुजुल पूछ रहे हैं, कुछ लोग मोटिवेशन लाने के लिए आसान पूछ रहे हैं। देखो पहले तो हम तो यही चाहेंगे कि भैया हमारे बच्चे हमारे अलावा कहीं टेस्ट ज्वाइन करें। हम तो बाहर के बच्चों को अलाउ करते भी नहीं अपने टेस्ट सीरीज में, बड़ी सिंपल बात है। ना नोट्स यहाँ के बच्चों का, बाहर के बच्चों को हम नोट्स देते हैं, और ना नोट्स मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। तो हमारी अपनी यूएसपी है सिविल्स को लेकर खासकर, और उस सिविल्स की जो यूएसपी है ना, उसको बना के रखेंगे हमेशा हम। और बना के कैसे रखना है वो भी बड़ा क्वेश्चन है। तो बना के रखने का रीजन ये है कि हम टॉपिक वाइज जो टेस्ट लेंगे वो सिर्फ हमारे बच्चों, फिर फुल लेंगे तो जब लेंगे ही लेंगे, जहां मुझे लगेगा कि ये फला कोचिंग की टेस्ट सीरीज अच्छी आ रही है, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू देयर क्वेश्चन पेपर। समझ को, मैंने कहा ना, एक हेल्दी है कंपटीशन के साथ हमें आगे बढ़ना, समझ को, है ना, एक चीटिंग के साथ, क्योंकि हम अपने आप को चीटिंग करेंगे तो फ्यूचर में हमारे साथ कोई चीटिंग करेगा, दैट्स ओवर, ठीक है। क्लियर रहेगा। चलो तो ये पॉइंट याद रखना, टेस्ट को लेकर आपको बहुत भी वरीड नहीं होना। अभी हम बैठे हैं, बाद में टेस्ट पर बात करें, ठीक है। चल मॉक टेस्ट मैंने वही बात कही, ठीक है, इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं अभी फिलहाल, हम लोग सीसेट पर बाकी चीजों पर हम लोग देख लेंगे, ठीक। चल अब बात करते हैं मेंस की प्रिपरेशन कैसे होती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मेंस का एक ही फॉर्मूला है, वो है मैक्सिमम आंसर राइटिंग। कुछ एक एक्सेप्शन केसेस होंगे सर जो बिना लिखे यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन भी नहीं गए होंगे, कुछ है, मैंने कहा ना, कुछ ऐसे लड़के हैं जो मैं जानता हूं जिन्होंने कभी लिखा नहीं, बट उनकी रैंक अच्छी थी। बट मैं आपको स्ट्रांगली आपको कहूंगा कि आप वो गलती मत कीजिए, वहां जाके हाथ रुक जाता है, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस अभी से करिए। जितना ज्यादा लिखेंगे गलतियां पता चलेंगी, स्पीड बैठेगा। तो 3 घंटे में सिर्फ लिखना भी नहीं है भैया,
पूरा का पूरा आपको सॉल्व भी करना है, जैसे 50 नंबर पूरे बनाने हैं, कुछ छोड़ना है ना। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ तो एक चीज याद रखिए, व्हेन यू हैव मेड द बेस आफ्टर द रीडिंग एनसीईआरटी इन द स्टडी ऑफ विथ अदर स्टेप मेंशन्ड अबव ऑलरेडी, ठीक है, यू कैन गो फॉर द आंसर राइटिंग ऑन द वीकेंड्स। ये बढ़िया स्टाइल जो मैं हमेशा अपने पॉइंट पे रखता हूँ। पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो और टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज इसको संडे संडे, मैंने कहा संडे का पहला जो हाफ होगा कहाँ होगा, टेस्ट सीरीज में होगा हमारे साथ, तो वो शुरू करो। ठीक, सेकंड पॉइंट, बिफोर दैट it will be the futile exercise as you will have to depend on the books for the content of the answer, ठीक है, it doesn't matter, ठीक है। डेली टॉपिक पर आंसर राइटिंग मैं इसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानता, डेली नहीं। डेली कब करेंगे, जब हम फाइनल एग्जाम देने की स्थिति में होंगे, अभी डेली में आपको नहीं करूँगा, ठीक है, डेली अभी नोट्स पर काम, ठीक है। दूसरा है, ये सारी चीज़ें उन बच्चों के लिए भी है जो फाइनल टाइम देने वाले, ठीक है, तो हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चलो टॉपर टिप्स क्या है उसको देखते हैं। Start an essay with some story or the anecdote or some data or quote, है ना, brainstorming for the 15 minutes to choose an essay। ये अच्छा है, मैं इस टाइम को थोड़ा घटाऊंगा, 10 मिनट इनफ। कौन सा ऐसे चूज करना है, लिखना भी तो है ना, और स्टोरी कोइंसिडेंसेस कोई केस स्टडी के लेकर आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हो, है ना, वो धीरे धीरे सीखोगे। इतनी छोटी उम्र में आप लोग को मैं कहूँ कि एक केस स्टडी बना के पढ़ो तो मैं आप लोग जुर्म करूंगा, वो जुर्म नहीं करना चाहूंगा मैं आपके साथ में, ठीक है। चलो ठीक, तो याद रखेंगे ये सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी, अभी इस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। अब हाउ टू सेलेक्ट द ऑप्शन सब्जेक्ट, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शनल क्या है, आप लोग का कितने लोग का ऑप्शन है, क्योंकि 3-4 हाथ तो उठे था एंथ्रोपोलॉजी को लेकर। ये पीछे 2 बच्चे बैठे हैं, वो कौन, हिंदी लिटरेचर, इधर सामने इधर के ज्योग्राफी वाले, ठीक है, मतलब ज्योग्राफी भी है, पीछे हिस्ट्री भी है, इधर क्या है आपका एंथ्रोपोलॉजी वाले भी है, इधर आपके हिंदी लिटरेचर वाले, और इधर वाले कौन से है भैया, तुम लोग सामने वाले, कोई पता नहीं आता नहीं है, ठीक है। मतलब आप लोग किसने डिसाइड करने कहा कि अभी ये ले लेना वो ले लेना, नहीं अभी कुछ नहीं लेना, समय के साथ, समय के साथ अभी कुछ क्लियर रहेगा, ठीक। तो अब बात करते हैं टॉपर टिप्स। द ऑप्शनल सब्जेक्ट अकाउंट फॉर द 500 मार्क्स इन द यूपीएससी फाइनल टैली, hence you should choose an optional subject wisely and after the throughout think through I mean think IS कहने इसको, ठीक है, pros and cons of the subject, है ना। ये pros and cons कैसे डिसाइड, on the basis of the result percentage of selection, no, it is completely based on interest, it is completely based on the interest, nothing else, ठीक है। इंटरेस्ट तो पहले पॉइंट पे लिखा है, इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, प्रेजेंट नॉलेज इन द एकेडमिक बैकग्राउंड, नो इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग कंप्लीटेड योर बीटेक फ्रॉम द आईआईटी एंड यू कैन चूज द एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, तो ये ऐसा बहुत सा केस हुआ है, ठीक है। मेडिकल का बच्चा कुछ और ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आज इंजीनियरिंग वाले कुछ जा रहे हैं ना, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग रायपुर में भी एडमिशन लिया आई थिंक, है ना, तो क्या आप लोग क्या इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लोगे, नो, आप लोग क्या इधर वाला सब्जेक्ट, ठीक है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल होगे, क्या पॉसिबल है क्या, नहीं ना, ठीक है। हाँ, कंफर्ट इन द सब्जेक्ट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ओवरलैप विद जीएस पेपर, ठीक है, ये जरूरी नहीं है इतना। एबिलिटी ऑफ द स्टडी मटेरियल्स एंड द कोचिंग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भी आपके पास होना जरूरी है। मटेरियल्स, इफेक्टिव फैकल्टी एंड मेंटर्स, ये अवेलेबल होनी जरूरी है, क्योंकि आपके ऑप्शनल को आपका 1-to-1 इंटरेक्शन फॉर्म में होता है ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो 13 पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू एज द यूपीएससी इंटरव्यू, निबंध, सॉरी आपके साक्षात्कार, माफी चाहूंगा निबंध बोल दिया मैंने, इंटरव्यू साक्षात्कार, ठीक है। तो साक्षात्कार दैट मींस द पर्सनालिटी टेस्ट and the personality will never make in the 1 or 2 days and you can't change your personality within the minute। good, रंग बदल सकते हो, पर्सनालिटी कैसे बदलोगे, सम्राट को लोमड़ी शेर का खाल तो पहन सकता है पर शेर की तरह दहाड़ नहीं सकता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ठीक। तो मतलब यही है मेरा कि इंटरव्यू जो होता है वो पूरे जीवन का सार है, व्हाट यू अर्न, व्हाट यू लर्न, व्हाट यू कैच, ठीक है। तो ये इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती है। हाँ, करेंट इश्यूज, आपके सर्कमफेरेंस, ये थोड़े हो सकते हैं कि इसकी जरूरत पड़ जाए, बट इसके अलावा ठीक है। तो इंटरव्यू को लेकर आपको बहुत ज्यादा बर्डन लेना है,
बहुत कॉमन तरीके से इंटरव्यू को आपको कंडक्ट करना है और आपको उसको चूज करना है। ठीक है, चलो खैर अब बात करते हैं इंटरव्यूज में। बात करें बहुत सारी चीजें हैं, मैं इस पर अभी क्या बात करूं, अभी धीरे धीरे आप पहुंचेंगे, मिलेंगे। अब अच्छा, एक इंटरव्यू से मुझे याद है, राम और श्याम दो भाई थे, ऐसा आजकल यूपीएससी में वो रील्स वगैरह में देखने मिल जाता है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, दो आम थे, तीन लोग को बराबर कैसे बांटे। ऐसा फालतू जैसा क्वेश्चन कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। समझ आपको, ये जो टाइम पास बातें हैं ना, वो नहीं आती। और दूसरी बात, इंटरव्यू में ऐसा सब दबाया था कि इंटरव्यू जब पहुंचो तो हाथ पर कांपते हैं। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, कोई भी इंटरव्यू हो और कोई भी इंटरव्यूअर हो, सामने बैठा वो पैनलिस्ट कभी भी आपको याद रखेंगे डिसपॉइंट नहीं करना चाहिए, कभी भी आपको स्ट्रेस रखना नहीं चाहिएगा। बहुत हेल्दी तरीके से याद रखें इंटरव्यू कंडक्ट किया था। इफ यू आर सब हेजिटेट, ठीक है, मॉक टेस्ट में हो सकता है ये पागलपंथी करते हैं लोग, ऐसे पूछेंगे जैसे पूरा सर्वत्र ज्ञान निकलवा ले। इंटरव्यू में बहुत सिंपल सी बात है, इंटरव्यू इतने सॉफ्ट लहजे में बात किया जाता है, आपको इतना कंफर्ट किया जाता है कि आपको किसी प्रकार की टेंशन ना हो। समझे बात को, ठीक, याद रखिएगा, क्लियर रहेगा। चलो, तो ये इंटरव्यू की बात जो है ना, वो जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हो और रियलिज्म दोनों बहुत अंतर है। ठीक, अब बात करते हैं 14 स्टेप्स की। ठीक, वो है बिलीव इन योरसेल्फ व्हेन गिविंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। मैंने कहा ना, बिलीव तो है ही आप, है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी है, बिलीव भी है, आपके पेरेंट्स को बिलीव है, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे बिलीव है आप, ठीक है, कि आप पहली क्लास में भी इतना इंटरेस्ट एक शानदार तरीके से बैठे हैं, तो दैट मीन्स यू आर वेरी मच अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि यूपीएससी निकाल के रहेगा। क्लियर रहेगा, ठीक, ध्यान सुनो, ये जो बिलीव वाली बात है वो तो आपको ऐसे भी हो जाएगी, ठीक, तो उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, डोंट फॉरगेट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन विल टेक यू अ प्लेस इन द जर्नी ऑफ द क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ये तीनों पॉइंट हम शुरुआत में ही बोल चुके हैं कि सबसे एसेंशियल नीड तो यही है हमारी। ठीक है, माय ओनली कंपटीशन वाज विद माई सेल्फ, आई नेवर कंपेयर्ड माय स्ट्रेटजी विद दैट ऑफ एनीवन एल्स। मुस्कान जिंदल AIR रैंक 87। ठीक है, अपनी जगह उन्होंने सही कहा, थोड़ा कंपैरिजन करना भी चाहिए, मेरा कहाँ गलत हो रहा है, उसका कहाँ सही हो रहा है, सीख जाऊं उससे थोड़ा, ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि हम आइसोलेटेड है ना, किसी और से कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना, वो निगेटिव एटीट्यूड दिखाने की कोई जरूरत नहीं। सकारात्मक भावना से जब चीजें सॉल्व हो सकती है ना, तो नकारात्मकता की जगह नहीं है जीवन में। ठीक है, ध्यान रखिए, पढ़िए, दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, जामिया इस्लामिया की बात करें, BHU में, JNU में, DU में, है ना, लाइब्रेरी के कई लाइब्रेरीज में, हमारे यहाँ नालंदा ही एग्जाम्पल, बच्चे एकदम ग्रुप के ग्रुप निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं सर? तो वैसा है कि एक दूसरे से कंपटीशन जलन की भावना नहीं, वो जरूरत है ना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 10 साल का मैं ट्रेंड थोड़ा आपको बता दूं, जिसके मैंने कहा था स्टैटिस्टिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पिछले 10 साल का अगर ट्रेंड देखें हम लोग, 2013 में अगर बात करूं तो एज अप्रोक्सीमेटली 7.76 लाख नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए थे। आधे बच्चे से भी कम वहां पे अपीयर्ड हुए प्रीलिम्स में, 14,000 बच्चे मेंस लिखे और उनमें से 3,000 बच्चे इंटरव्यू में गए, 998 बच्चे सेलेक्ट। देखो ये ट्रेंड अगर आप देखें, ये नंबर जो है 7 to 9 हो गए, 9 to 9.4, 11, देन अगेन 9.6, 10, 11, 10, 10, 11, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 7 से लेके आज क्या हो गया, 12 लाख आ गए। ठीक है, बट इसमें देखिए ये वाले में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। 12 लाख में कितने, 11 लाख में कितने आ रहे हैं, 5 लाख लोग देने आ रहे हैं पेपर। समझ बात को, इन 5,73,000 में सिर्फ 57,000 बच्चा जो है, 10% बच्चा ही यूपीएससी के लिए बना है मतलब यूपीएससी को सही मायने में जी रहा है। मोर देन 5 लाख स्टूडेंट, मतलब वो सिर्फ कोचिंग कर रहे हैं, लाइब्रेरी में टाइम पास कर रहे हैं, घूम रहे हैं मुखर्जी नगर में या फला रायपुर में या कहीं और कुछ भी नहीं। समझ बात को, आपका कॉम्पिटिशन 50,000 60,000 बच्चों में है। ठीक है, उनमें से ये देखो 13,000 बच्चे इसमें कर मेंस को लेकर। एक ना हमारे समय एक बड़ी अच्छी बात कही जाती थी कि प्रीलिम इज स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है छटनी। ठीक, मेंस में
वही बच्चा जाए तो थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में और यूपीएससी के लायक बच्चा। हाँ, प्रीलिम्स आज के समय इतना वर्सटाइल हो चुका है, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि प्रीलिम्स निकालना भी बहुत कठिन हो चुका है आज के समय में, बिकॉज सीसैट ऐसा आ रहा है, क्वेश्चन की वैरायटी एकदम चेंज हो गई है, तमाम प्रकार की बातें हैं। ठीक है, चलो खैर, तो चलते रहेंगी बातें। तो आप ये समझिएगा इसमें कैसे होता है, समझना बेटा। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट के 3 टाइम्स को इंटरव्यू बुलाते हैं हम लोग, 15 टाइम्स को मेंस के लिए बुलाते हैं, और प्रीलिम्स सबको बुलाते हैं। चलो आप, ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं कट ऑफ, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कट ऑफ पे अगर हम बात करें तो आप इस बार का देखें 2023 का कट ऑफ, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, इस बार कट ऑफ गया है, जनरल का देखें 75 मार्क्स आउट ऑफ 200, ओबीसी 74.75, एसटी 47, एससी 59, पीडब्ल्यू डी आई मीन दिव्यांग कैटेगरी है ना, वो आए 40 के रेंज में, आए कुछ जगह पर 33 भी है, कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 5, ईडब्ल्यूएस 60। तो हायर जो कट ऑफ गया है 75, लोअर गया है 33। ठीक, 22 में जाए तो 88 हाईएस्ट गया था, लोवेस्ट गया था एसटी कैटेगरी में। ठीक है, आई थिंक एसटी में 69, अगर पीएच में देखे तो 40 के आसपास। मैं इसको अगर हटा दूं तो यहां से अगर हम बात करें तो 69 मिनिमम है, ये मैक्सिमम कट ऑफ में। अच्छा, ये मिनिमम है ना, मतलब मैक्सिमम कहने का मतलब है जनरल कैटेगरी का बच्चा 88 लाएगा तभी होगा। ठीक है, 21 में देखिए 87 हाईएस्ट गया था, 22 में 92, और 2019 में 98। देखो लगातार क्या हो रहा है, कट ऑफ गिर रहा है। ये गिर नहीं रहा है, एक्चुअल में पेपर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी को ला रहा है, बहुत अलग अलग डायमेंशन में जाता है। ठीक है, बहुत क्लियर है, आप समझने की कोशिश कीजिए। कभी 105 नंबर हुआ करते थे कट ऑफ, 105 से 102 हुए, 102 से 100, 100 नंबर से 98 होगा, 98 नंबर, 98 से 92, 92 से 87, 87 से 88, 88 से 75। मतलब इतना ज्यादा वेरिएशन जो हो रहा है आपके कट ऑफ को लेकर, वो इसलिए है कि इसमें नई चीजें आ गई, एनोवेशन, डायनामिक हो गया पेपर पूरी तरीके से, स्टैटिक पेपर पूरी तरह से गायब हो गया। पिछले वाले पेपर, पिछले वाले पेपर में अगर देखिए, पिछले वाले पेपर में तो 18-20 क्वेश्चन आईआर के पूछ दिए उसमें, करंट के साथ जोड़ के, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के। तो आप समझने की कोशिश करो, पेपर में कहाँ से कौन सा विषय कितना आएगा कोई नहीं बता सकता। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गई एक किसकी बात, प्री की बात। अब मैं आता हूँ मेंस की बात। चलो 5 साल का मेंस देख लेते हैं हम लोग। मेंस का कट ऑफ लगभग समान है, 741, 748, 745, 738, 736, 751। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है ना कि कट ऑफ बढ़ना ही नहीं है, घटना नहीं है, एकदम बराबर चलेंगे। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में मिनिमम गया था 396, अगेन 351, 388, 425 एंड 374। क्लियर रहेगा। तो ये कितने नंबर पे लाना है आपको, ये इंटरव्यू मेंस कट ऑफ है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, 7 पेपर होंगे आपको, मैंने आपको बताया था। ठीक है, 1750 के टोटल मार्क्स है, उनमें से इतना कट ऑफ का बुलाना है जिसमें आपको क्या मिलेंगे, इंटरव्यू कॉलिंग आएगी। ठीक, तो आप सोच रहे हो सर ये तो बहुत कम है ना, कम नहीं है बेटा, वो आगे जाओगे तो पता चलेगा क्यों कम है। फाइनल अगर देखें इंक्लूडिंग द इंटरव्यू मार्क्स 275, तो फाइनल सिलेक्शन जो गया है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर, वो है 953 आउट ऑफ 2025। क्लियर रहेगा, वो ध्यान में याद रखो। इतने नंबर में 2025 नंबर में आपको इतने लाने हैं, 953 नंबर फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है, आप उसमें भी कट ऑफ देखें तो 940 से 960 के बीच में घूम रहा है। ओबीसी भी लगभग वैसे ही है, 20 नंबर कम कर लो, 910 से लेकर या 7 से लेकर 925 तक। ठीक है, वही से ही बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में बराबर जा रहा है किसके, ओबीसी की। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आईएएस बनने के बाद पैसे कितने मिलते हैं सर, और रैंक क्या होता है। इसको ना पीबी कहते हैं हम लोग, पेमेंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, 17 हाईएस्ट कैटेगरी है। ठीक है, और वो कैबिनेट सेक्रेटरी, उसके बाद फिर कैबिनेट सेक्रेटरी और बड़े लेवल की पोस्ट आएंगे, है ना, जो डायरेक्ट क्या होंगे, कोई इक्विवेलेंट रैंक उसके नहीं होंगे। ठीक, चलिए जैसे हम बात करें इनिशियली इन फेज ऑफ द 1 to 3 ईयर और 1 to 4 ईयर। ठीक है, यू आर अपॉइंटेड एज अ एसडीएम, जिला पंचायत सीईओ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर एटसेट्रा, है ना। तो इसमें या फिर सेक्रेटरीट में अगर आपको रखा जाए तो अंडर सेक्रेटरी रखे जाएंगे आपको, या सेंट्रल में रखेंगे तो असिस्टेंट सेक्रेटरी रखे जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपका एसडीएम और इक्विवेलेंट से स्टार्ट होके एडिशनल एडीएम जो बनेंगे आप, एडिशनल कलेक्टर,
देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दैट मींस कलेक्टर, उसके लगभग मान के चलिए 12 से 14 वर्ष तक आप लोग कलेक्टर के पद में ही रहेंगे। देन यहाँ से डिसीजन मेकिंग पावर स्टार्ट। समझ को, डिविजनल कमिश्नर, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, और ये सबसे बड़ा पोस्ट होता है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ड्रीम जॉब ऑफ द एवरी एस्पिरेंट, ठीक है, अंडर द एज ऑफ 23। क्लियर रहेगा? ठीक, तो ये एक पॉइंट है, इसको आपको, अच्छा ये बेसिक पे है, उसका मतलब मत समझना कि इतने ही मिलेंगे, फैसिलिटीज बहुत होती है, सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती, एमएनसी से कंपेयर में सैलरी कम होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैं रिजेक्ट करता हूँ। दुखी होकर पापा ने दिया था कलेक्टर बनने का टारगेट। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कुछ चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है। फिर मैं कह रहा हूं, मतलब हम किसी को बिलीव करें, फॉलो करें, एवरीथिंग योर चॉइस, बट ना ब्लब को नहीं करना, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो या देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सर, इन लोग के बातें, ये सब ये फालतू बातें। हाँ, ये दिमाग में ड्रीम ये होना चाहिए, लबास्ता का ये जो है ना, जो जैकेट पहना हुए हैं, ऐसा मिलना चाहिए, ये आपके ड्रीम में होना चाहिए। ये सब फालतू बातें, हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है। माय प्लान इज सिंपल प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज टेस्ट इन द मॉर्निंग, रिवाइज द आंसर इन द इवनिंग एंड द अगेन ऑन द सैटरडे। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, वन ऑफ द ब्रिंग आईएएस एस्पिरेशन ऑन। ठीक है, second point, paste map in your room and stand daily for the 10 to 15 minutes in the front of them। ये भी एक अच्छा स्ट्रेटजी है कि मैप पर लगा दें, है ना, कोटेशन मत लिखिए भाई। ठीक है, कि इसका सदगुरु का लिख रहा है, उसका लिख रहा है, कोई जरूरत नहीं उसका। FAQ are the most ultimate guide to the UPSC, the right technique to use of them। सम्यक जैन IIR 7। ठीक है, सारे अपाला मिश्रा की बात करें हम, अंकित अग्रवाल की बात करें, या शुभम की बात करें, अनुदीप सूर्य शेट्टी की बात करें, ये सारे नाम हैं। इनमें सबसे बड़ा जो है, मैं उसमें एक नाम जरूर पढ़ना चाहूंगा, ईरा सिंघल का। To my understanding, the only thing that will help you is your sincere effort and your faith in yourself. So please study hard and don't listen to anyone else on how to should study. Choose what work best for you। जो मैंने पूरे पॉइंट इतने देर तक कहे, ईरा मैम ने एक अपने स्टेटमेंट में उसे खत्म कर दिया। समझ रहे आपको? ये सारी चीजें, ये जो सब दिख रहा है ना, ये सब कोई जरूरत नहीं है, इनके स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो गया। समझ रहे आपको? ठीक, आपका यात्री है, आप समझेंगे कब पढ़ना है। कुछ लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए क्योंकि सूर्योदय होता है, उस समय दिमाग में जल्दी घुसता है। कौन कहा भैया ऐसा? ठीक है, कहाँ पे साइंटिफिकली ऐसा प्रूफ है कि जो शाम को पढ़ता है या रात को पढ़ता है उसका एग्जाम नहीं निकलता? ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, जब समय मिले तब पढ़ो। पढ़ने के लिए तुम्हारे पास है क्या? कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे? कॉलेज जाना है, कोचिंग आना है, पढ़ना है, नथिंग एल्स। घर में तो काम करते नहीं होंगे आपसे कि दिहाड़ी के लिए बेचते नहीं, बेचते ना, तो फिर क्लियर रहेगा। ठीक, तैयारी करते वक्त बहुत ईमानदार रहना चाहिए ताकि पता चले कि हम किस स्टेज पर हैं। ये भी बहुत सही बात है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट फ्रॉम दिस इंटरव्यू बोर्ड हिंटेड आई हैव क्रैक्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, कुछ बार ऐसा होता है कि हिंट करता है, कई बार ऐसा भी होता है हिंट करता है मगर रैंक नहीं आता है। वन ऑफ द स्टूडेंट इज एन अपीयरिंग फॉर द यूपीएससी इंटरव्यू और उसको इंडिकेट किया गया था अनफॉर्चुनेट उसका रैंक नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मतलब ये स्टेटमेंट तो मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, और इसी चीजों को हमें समझना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है, और पढ़ने के दौरान एक ही चीज याद रखना है कि आपका कंपटीशन अपने से तो है ही, एक बेहतर दिशा, दशा, स्थिति, विचार के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, और ओरिएंटेशन को फिर हम यहीं तक रखेंगे। और जो बैच हमारी स्टार्ट हुई है ये बेसिकली प्योरली 12th पास आउट बच्चों के लिए है। इतनी मिनिमम फीस में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इतनी मिनिमम फीस में पूरे सेंट्रल इंडिया में कहीं पर ऐसी क्लासेस नहीं हुई। लाइफ टाइम, आई मीन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक के लिए फीस है। ठीक, बेस्ट फैकल्टी देने का वादा आपसे है मेरा। वो हर एक चीज जो आपसे आज मैंने डिस्कस की है, हमारी स्ट्रैटेजी को लेकर, हमारी बातों को लेकर, वो हर एक चीज आप तक पहुंचाएंगे, इसका भी एश्योरिटी है। ठीक है, और आप डेफिनेटली प्राउड फील करेंगे टीम थिंक एज के साथ, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि आज तक जो बातें आई थी आज तक
कि यूपीएससी का माहौल नहीं है छत्तीसगढ़ में। क्यों माहौल नहीं है, इसको सोचने की बात थी, क्योंकि किसी ने इनिशिएट नहीं किया। यूपीएससी की तैयारी ऐसे नहीं होती कि व्यापक का फैकल्टी सीजीपीएससी पढ़ाए और वही यूपीएससी पढ़ाए, वही हिंदी मीडियम पढ़ा ले, वही इंग्लिश मीडियम पढ़ा ले, वही शिक्षा कर्मी पढ़ा ले, वही पटवारी पढ़ाए, नथिंग। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, और ना ही ये प्रैक्टिस है कि यूपीएससी सीजीपीएससी व्यापक सब एक होता है, पढ़ना तो वही होता है सबको। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मीडियम चाहे वो एरिया का बात हो, सीजीपीएससी अलग डिमांड करता है, यूपीएससी अलग डिमांड करता है, व्यापक तो मैं बात करता ही नहीं। समझ रहे बात को? ठीक है, तो बहुत क्लियरिटी है हमारे साथ कि जो आज तक सुनते आए हम कि यहाँ पर माहौल नहीं बना है, उसी माहौल के लिए है। एक बेस्ट टीम है, बेस्ट टीम के साथ साथ एक ऐसे अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम यहाँ पे रहना चाहते हैं कि मिनिमम फीस में वो हर एक प्रोवाइड कराते हैं आपको, कि दिल्ली वाले जो आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है ना कि दिल्ली जाने से एग्जाम निकलता है, वो पूरी तरीके से हट जाएगा। एंड आफ्टर 2 ईयर आई विल डेफिनेटली स्ट्रांगली बिलीव कि यहाँ इसी क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं, यही वो रैंक दिखेंगे जो आप याद रखेंगे, इस मैजिकल रैंक पे आने की इच्छा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई शुरू करेंगे अब। ठीक है, थैंक यू सो मच।